So, very, very good noon to everyone. In today's class, we will do the LLP. In our last class, we were doing the concept of a limited liability partnership. And in today's class, we will continue LLP also. Okay? And we have to do from just wait. I'm checking all the okay. चैप्टर मैं कुछ ज्यादा लगता है आगे आ गई हूँ, इतना हमारा नहीं कवर हुआ था. Maintenance of books of accounts. Yes, I have completed this contribution topic. Okay, and financial disclosure. Have I started this topic? Have I started this topic? Financial disclosure. Have I started this topic? Financial disclosure. यस मैम. क्या मैंने ये टॉपिक स्टार्ट कर दिया था? मैम ये वाला नहीं किया था. वही तो पूछ रही हूँ कौन. अच्छा, ये वाला मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था, ये आपको बताया था. ठीक यस है. मैम. यस मैम हमने ये किया यहाँ था. से हाँ, तो एक्सटेंट एंड लिमिटेशन ऑफ लायबिलिटी ऑफ द एलएलपी, यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की, यानी कि हमें इसकी एक्सटेंट और क्या बताना है, लायबिलिटी का लिमिटेशन हमें इन्हें स्टडी करना है. ठीक है. तो ये भाई कौन है, भाई कौन है? रिंकी होगी, ये हमेशा यही होती है. आप प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए. मैम हमारे क्लास में एक नया स्टूडेंट आया है लग रहा है. कौन सा स्टूडेंट है? मैम अभी आया था, लेफ्ट हो गया. श्रुति पोवल. बच्ची होगी कोई. बच्चे आते कहाँ हैं क्लास में? सारे बच्चे कहाँ आते हैं? मुश्किल से अब तो 30-35 इतने ही बच्चे आते हैं. ठीक है, अब देखते हैं, स्टडी करते हैं. सो पार्टनर एज एजेंट. एवरी पार्टनर. अच्छा, ये तो मैंने आपको डिस्कस किया था कि यानी कि जो हमारे एलएलपी में जो हर पार्टनर है, हमारे एलएलपी का हर पार्टनर क्या होगा? ठीक है, वो हमारे एलएलपी का क्या होगा? एजेंट होगा. सो एवरी पार्टनर ऑफ ए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप. ठीक है, यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का जो हर पार्टनर है, एवरी पार्टनर है, for the purpose of the business of a limited liability partnership, यानी एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के बिजनेस के पर्पस के लिए हमारी एलएलपी का जो हर पार्टनर है, एवरी पार्टनर कौन है? हर पार्टनर क्या है? हमारी एलएलपी का एजेंट है. हमारी एलएलपी का क्या होगा? एजेंट होगा. बट नॉट ऑफ अदर पार्टनर्स, यानी कि अदर पार्टनर्स नहीं. मीन्स यानी कि हर पार्टनर जो है वो एलएलपी के बिहाफ में वर्क कर सकता है. एलएलपी का एजेंट होगा, तो इसका यही मतलब होता है कि हर पार्टनर जो है वो एलएलपी के बिहाफ में वर्क कर सकता है. नेक्स्ट क्या है? एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, यानी एलएलपी की लायबिलिटी के कौन कौन से एक्सटेंट हैं. ठीक है, हमारे एलएलपी की लायबिलिटी के एक्सटेंट कौन कौन से हैं? नंबर 1, a limited liability partnership is not bound by anything done by a partner. ठीक है, ये भी आपको बताया था कि देखो कि जैसे पार्टनर है, मतलब कि पार्टनर देखा जाए ऐसा नहीं है कि पार्टनर उसके बिहाफ पे वर्क नहीं कर सकता, लेकिन अगर पार्टनर उसके बिहाफ में वर्क करेगा तो वो सभी के बिहाफ में पार्टनर वर्क करेगा. ठीक है, मतलब एक उसी के अंगेज मतलब के बिहाफ पे वर्क नहीं करेगा, वो सभी के बिहाफ में क्या करेगा? वर्क करेगा. सो अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज नॉट बाउंड बाय एनीथिंग डन बाय अ पार्टनर. तो एक जो एलएलपी होती है वो इज नॉट बाउंड बाय एनीथिंग डन बाय अ पार्टनर इन डीलिंग विद अ पर्सन. ठीक है, एक पर्सन के साथ डील करने में वो उस पार्टनर के द्वारा यानी कि ठीक है बाउंड नहीं की जा सकती. तो ए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज नॉट बाउंड बाय एनीथिंग डन बाय अ पार्टनर. ठीक है, तो एक एलएलपी इज नॉट बाउंड बाय एनीथिंग. कोई भी पार्टनर कुछ भी करेगा, मान लीजिए उस पार्टनर है देखो, अगर
सारे पार्टनर्स को पता है कि ये जो ए बी सी तीन पार्टनर्स है, अगर तीनों पार्टनर को पता है कि ए इस बिहाफ में वर्क कर रहा है, तो ऑब्वियसली ठीक है ना, वो ए जो बी और सी कहेंगे कि क्यों क्यों हम आप ए के आप अपने नाम पे क्यों उस चीज को डील कर रहे हो, आप एक एलएलपी के नाम पे डील करो। ठीक है, तो इसका अच्छा है कि हम एक कंपनी के नाम पर ही डील करें, इसका मतलब कि सभी पार्टनर्स उससे एग्री हैं। इसका मतलब कि अगर अब वो अपने ही नाम से कोई भी चीज करता है तो एलएलपी उस चीज को बाउंड नहीं करती। इसका मतलब कि उसने अपनी मनमर्जी की है, ये हो सकता है कि बाकी पार्टनर्स की उसमें क्या हो, मर्जी ना हो, बाकी के जो पार्टनर्स हैं उसमें वो एग्री ना हो। So the partners in fact has no authority to act for the LLP in doing a particular act. ठीक है, जो पार्टनर है इनफैक्ट उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं होती कि वो यानी कि एक पर्टिकुलर एक्ट को करने के लिए इस एलएलपी के लिए क्या करे, एक्ट करे। सो यानी कि पार्टनर हैज नो अथॉरिटी टू एक्ट फॉर द एलएलपी। तो पार्टनर के पास कोई अथॉरिटी नहीं होती कि वो एलएलपी के लिए एक्ट करे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द पर्सन नोज दैट ही हैज नो अथॉरिटी और डज नॉट नो और बिलीव हिम टू बी अ पार्टनर ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। पर्सन जानता है कि अगर उसके पास कोई भी अथॉरिटी नहीं है, ठीक है, उसके पास कोई भी अथॉरिटी नहीं है, ठीक है, अगर वो जानता है कि डज नॉट नो और बिलीव हिम टू बी अ पार्टनर, मतलब कि अगर सिंपल है उस पर्सन के पास ठीक है कोई अथॉरिटी नहीं है और वो नहीं जानता है और वो बिलीव करता है कि वो एलएलपी का क्या है, पार्टनर है, तो उस केस में यानी कि पार्टनर के द्वारा कोई भी चीज की जा सकती है, उसके द्वारा वो बाउंड नहीं होता। सेकंड स्टडी करते हैं, सेकंड क्या है, LLP is liable if a partner of LLP is liable to any person as a result of wrongful act or omission। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो एक LLP लाइबल है कब की, जब एक LLP का जो पार्टनर है वो लाइबल होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए LLP का जो पार्टनर है उसने कोई भी रॉन्गफुल एक्ट ओमिशन अपने बिहाफ में किया है, तो ऑब्वियसली इसका मतलब कि जब उसने LLP के बिहाफ में उस पार्टनर ने किया है तब एक LLP क्या होगी, लाइबल होगी। अगर ठीक है LLP का पार्टनर लाइबल है एक रॉन्ग चीज को करने के लिए। ठीक है, अच्छा पहले बताओ ये पॉइंट समझ में आया? मैम आप इसका कोई एग्जांपल दे सकते हो? हाँ मैं इसका एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है, देखो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल होगा, लिखा है ना LLP इज लाइबल। ठीक है, इफ कब कि जब उस पार्टनर ने कोई रॉन्गफुल एक्ट किया है, जैसे मान लीजिए ठीक है, वैसे तो आप यहाँ पर कहेंगे कि जो फर्स्ट वाले पॉइंट पर कि अगर LLP जो भी एक पार्टनर ने डीलिंग की है उसके द्वारा एक LLP बाउंड नहीं होती, ये हमें पता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर उस पर्सन के पास कोई अथॉरिटी नहीं है, पहले तो इस चीज को समझो। ठीक है, पहले आपको फर्स्ट पॉइंट को समझना है, तभी हम इसका सेकंड और हम इसका थर्ड पॉइंट को कवर करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमें अगर इसके फर्स्ट पॉइंट को समझना है तो पहले इसको ये समझना पड़ेगा कि कौन कौन पार्टनर ऐसी एक्टिविटी करता है जिसके कारण से LLP बाउंड नहीं होगी। इसका मतलब अगर मान लीजिए कि एक पर्सन है, ठीक है, जिसका LLP में कोई भी अथॉरिटी नहीं है, वो LLP के बिहाफ में काम अगर करेगा तो क्या LLP बाउंड होगी? मैं पहले इस पॉइंट को डिस्कस कर रही हूँ, पहले इस पॉइंट को देखिए। अगर कोई भी पर्सन जिसके पास अथॉरिटी नहीं है, देखो यहाँ पे लिखा है ना इफ, ठीक है, पर्सन हैज नो अथॉरिटी, सबसे पहले तो पॉइंट है। ठीक है, अगर उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, ठीक है, तो ऑब्वियसली ठीक है, मान लीजिए कि एक मेरे सामने क्या है शोरूम है, मैं रास्ते से जा रही हूँ, मैं उस शोरूम में से कोई भी मेरी अथॉरिटी नहीं है, तो मैं क्या उस शोरूम के बिहाफ पे डील करती भी हूँ तो क्या वो मेरा जो वो शोरूम है जो उसका ओनर है वो उस चीज को एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा ना, पहले बताओ मुझे।
नो अगर मैम। वो, हाँ, तो अगर वो पार्टनर है, उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, जैसे मान लीजिए एक एलएलपी है, ठीक है, उस एलएलपी में 3 पार्टनर है और तीनों के पास एक अपनी अपनी अथॉरिटी है। डेजिग्नेटेड पार्टनर के पास तो अथॉरिटी होती है। अथॉरिटी का मतलब क्या है कि उन्हें वो राइट्स दिए गए हैं, उन्हें वो अधिकार दिए गए हैं, उन्हें राइट्स दिए गए हैं, उन्हें वो पावर दी गई है, ठीक है। तो कहने का मतलब है सेकंड, एलएलपी इज लायबल इफ पार्टनर ऑफ ए एलएलपी इज लायबल टू एनी पर्सन, ठीक है। कह रहे हैं कि एलएलबी लायबल है, कब एलएलपी लायबल होगी, इफ पार्टनर ऑफ एलएलपी, अगर एलएलपी का जो पार्टनर है इज लायबल टू एनी पर्सन, ठीक है। देखो इसका मतलब कि अब पार्टनर, जो एलएलपी का पार्टनर है वो लायबल है, यानी कि उसने एलएलपी के बिहाफ पे कोई, इसका मतलब कि उसने एलएलपी के बिहाफ पे वो पहले काम कर चुका है। इसका मतलब कि एलएलपी ने उसे अथॉरिटी दी है अपने बिहाफ पे काम करने की। ऑब्वियसली एलएलपी है, एक कंपनी खुद तो जाके नहीं होगी, उसके बिहाफ में कोई ना कोई पार्टनर या जो कोई भी जिसे एक अथॉरिटी दी गई होगी या फिर जो हमारा डेजिग्नेटेड पार्टनर है वही काम करेगा। पहले इस एक्ट को समझो, इस लाइन के मतलब को समझो कि इस लाइन का मतलब क्या कह रहा है। जब तो यहाँ लिखा है विद इट्स अथॉरिटी, इसका मतलब कि वो पर्सन, उस पर्सन को एलएलपी के बिहाफ में काम करने के लिए अथॉरिटी दी गई है और उसने क्या किया, उसने कोई भी ओमिशन कर दी, भूल गया, या उसने कोई भी रॉन्गफुल एक्ट किया, ठीक है। तो उसने कोई भी क्या किया, उसने ओमिशन की या उसने कोई भी रॉन्गफुल एक्ट किया, ठीक है। तो वहां पे यही है, इसका मतलब कि एलएलपी इज लायबल, इसका मतलब क्या है, एलएलपी लायबल है। एलएलपी लायबल है कब, एलएलपी यानी कि एलएलपी का पार्टनर लायबल होगा कोई भी रॉन्गफुल एक्ट या फिर उसके पार्ट में ओमिशन, है ना, यानी कि एलएलपी के, ठीक है, या अथॉरिटी के बिजनेस के कोर्स में, ठीक है, अगर उसने कोई भी रॉन्गफुल एक्ट या ओमिशन किया, इसका मतलब कि उसके पास अथॉरिटी थी, वो तभी लायबल है। तो अगर वो पार्टनर लायबल है, उस पार्टनर से कोई रॉन्गफुल एक्ट हो गया है, वो भूल गया है, इसका मतलब कि वो एलएलपी लायबल है। तो इस पॉइंट में और इस पॉइंट में क्लियर हुआ। ये दोनों पॉइंट क्या कह रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट तो आप तो सिर्फ इसकी फर्स्ट लाइन समझोगे कि अच्छा मैम ने तो ये बताया था कि पार्टनर कोई भी एक्ट करेगा तो एलएलपी बाउंड नहीं होगी। आगे समझो कब नहीं होगी, आगे भी तो हमें समझना है कि कब नहीं होगी, जब उसके पास अथॉरिटी नहीं है, जब उस पर्सन के पास अथॉरिटी नहीं है एलएलपी के बिहाफ में काम करने की, लिखा है ना कि नोज दैट, उस पर कोई अथॉरिटी नहीं है और या उसे नहीं पता, ठीक है, और या बिलीव हिम टू बी, मतलब वो एक्चुअल में पार्टनर नहीं है, पार्टनर्स के पास ही तो अथॉरिटी होती है। पार्टनर्स के पास अथॉरिटी कम क्यों होगी, पार्टनर्स के अलावा क्या और दूसरे को अथॉरिटी होगी। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे मिस्टर एक्स है, ठीक है, मिस्टर एक्स क्या है, एबीसी लिमिटेड कंपनी का पार्टनर है। तो मिसेस एक्स आती है, यानी कि मिसेस एक्स कौन हो गई, कि मिस्टर एक्स की वाइफ, ठीक है। तो वो कहती है कि आपको ये काम, ठीक है ना, ऐसे करना है, सभी को वो बोलती है कि बाकी पार्टनर्स को भी कि आपको ये काम अगर आप इस के अकॉर्डिंग करते हो तो ये बहुत, मतलब कि वो अपने सजेशंस देती है, आइडियाज देती है, उनके बिहाफ पे उन्हें वो करने के लिए कहती है और वो मतलब कि उसके बिहाफ पे वो एक्शन भी लेती है, करती भी है, ठीक है। तो क्या एलएलपी मानेगी, नहीं, क्योंकि मिस्टर एक्स अगर वही काम करता तो मान तो एलएलपी लायबल होती, एलएलपी उसके मतलब कि डिसीजन को क्या करती, मानती, ठीक है, अगर मिस्टर एक्स करता, पर यानी कि उसने नहीं किया तो वो क्या है, वो नहीं मानेगी, यानी कि वो फिर एक्टफुल जो होंगे वो नहीं वर्क कर पाएंगे। तो वही लिखा है, द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज लायबल if a partner of LLP is liable to any person as a result of a wrongful act or omission on his part, उसके पार्ट पे wrongful act और omission के रिजल्ट से in the course of business of LLP with its authority, क्लियर। क्योंकि यहाँ पे मिस्टर एक्स को अथॉरिटी है क्योंकि वो उसका पार्टनर है, मिसेस एक्स को अथॉरिटी नहीं है, बेशक वो उसके बिहाफ पे
ठीक है, रन करे, या फिर उसके मिस्टर एक्स नहीं आ रहे हैं तो उसके बिहाफ पे मिसेस एक्स वर्क कर रही हैं, लेकिन फिर भी ऑन पेपर मिस्टर एक्स पार्टनर है, मिसेस एक्स नहीं, या तो उन्हें चेंज कराना पड़ेगा कि मिस्टर एक्स की जगह वहां पे आप मिसेस एक्स करिए, ठीक है, तो फिर ये हो सकता है। तो जिस पार्टनर में, ठीक है, इनफैक्ट, ठीक है ना, वो यहाँ देखो ये इस लाइन का मतलब ये लिखा है, बिलीव हिम टू बी अ पार्टनर, कि जैसे मिसेस एक्स बिलीव कर रही थी कि वो क्या है, वो एलएलपी का क्या है, पार्टनर है, तो बिलीव हिम टू बी अ पार्टनर ऑफ द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, कि वो एलएलपी का क्या होंगी, पार्टनर होगी, वो उस चीज के लिए क्या कर रही थी, बिलीव कर रही थी, नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं, ये फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है थर्ड पॉइंट में, an obligation of LLP, whether arising in contract or otherwise, shall be solely the obligation of LLP, ठीक है, जैसे कि LLP की जो ऑब्लिगेशन है, ठीक है, चाहे वो मतलब कि अराइज होती है, ठीक है, एक LLP की जो ऑब्लिगेशन है वो अराइज होती है या नहीं, shall be solely the obligation of LLP, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, एलएलपी के कोई ड्यूज हैं, एलएलपी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, या एलएलपी की कोई भी जो राइट्स हैं, वो सारे के सारे हमारे सोली एलएलपी के ऑब्लिगेशंस के ही होते हैं। तो एन ऑब्लिगेशन ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की ऑब्लिगेशन है, वेदर अराइजिंग इन कॉन्ट्रैक्ट और अदरवाइज, जो कि कॉन्ट्रैक्ट और अदरवाइज में अराइज होती है, shall be solely the obligation, तो वो यानी कंप्लीटली सोली, ठीक है, एलएलपी की क्या है, ऑब्लिगेशन है। कोर्ट पे आते हैं, the liabilities of LLP shall be met out of the property of, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, लिमिटेड लायबिलिटी है, हर पार्टनर्स की लायबिलिटी, यानी कि कोई भी अगर ड्यूज आते हैं, बहुत कर्जा आता है, ठीक है, जो बहुत ड्यूज आएंगे, कर्जा आएगा, तो उसकी जो लायबिलिटी है, ठीक है, पार्टनर्स जो है वो अपने जेब से नहीं लेके आएंगे, ठीक है, पार्टनर्स अपने घर से नहीं लेके आएंगे, यानी कि आउट ऑफ, ठीक है, लिखा है ना प्रॉपर्टी, यानी कि जो एलएलपी की जो प्रॉपर्टी है, यानी कि हर जो एलएलपी की भी जो अपनी खुद की प्रॉपर्टी है, लैंड बिल्डिंग या है, उन सब के अलावा आपको लायबिलिटीज यानी कि पे करनी पड़ेगी, जो एलएलपी की जो लायबिलिटीज है वो उसके अलावा ही क्या होगी, मेट होगी। बोलो। मैम कुछ बच्चे एक्सेप्ट करने के लिए बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा, एक मिनट, मैंने अच्छा, काफी बच्चे हैं, आए लेट हैं, तो मैं क्या करूं बताओ। अब आते इतने लेट हैं, चलो सबका एक्सेप्ट हो गया, कोई और तो नहीं रह गया। क्लियर, नेक्स्ट पे आते हैं। तो एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ पार्टनर, ठीक है, यानी कि पार्टनर की जो लायबिलिटी है, पार्टनर की लायबिलिटी के कौन कौन से एक्सटेंट है, कहाँ तक है, यानी कि पार्टनर्स की जो जिम्मेदारी है, पार्टनर की जो रिस्पॉन्स मतलब की लायबिलिटी है वो कहाँ तक जा सकती है, तो वही लिखा है एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ पार्टनर। तो नंबर 1 पॉइंट देखो क्या लिखा है, ए पार्टनर इज नॉट पर्सनली लायबल, ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर एन ऑब्लिगेशन रेफर टू इन सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 27, ठीक है, कहने का मतलब है एक पार्टनर इज नॉट पर्सनली लायबल, एक जो पार्टनर है वो यानी कि पर्सनली लायबल नहीं है, डायरेक्टली और यानी कि देखो जो भी सारी ऑब्लिगेशंस मतलब जितने भी सारे ड्यूज यानी कि आपके सेक्शन 27 के सबसेक्शन 3 में जो भी सारे ऑब्लिगेशंस आपके रेफर करते हैं, तो एक पार्टनर है वो पर्सनली मतलब कि लायबल नहीं है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो पार्टनर है वो यानी कि लायबल नहीं है, ठीक है, सोली बाय रीजन ऑफ बीइंग अ पार्टनर ऑफ द एलएलपी, ठीक है, कि जैसे वो ये कहे कि ठीक है पार्टनर है, पार्टनर की जो लायबिलिटी है
वो हमारी क्या थी, कम थी। ठीक है, अच्छा एक मिनट, ये बच्चा ऐड नहीं हुआ। ठीक है, कि जैसे पार्टनर की है, पार्टनर्स की जो लायबिलिटी है वो क्या थी, लिखा है एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ पार्टनर में, पार्टनर्स की जो हमारी लायबिलिटी अपने घर तक, उसके घर तक, वो अपने घर से कोई सामान नहीं लेके आएगा, उसके खाली बिजनेस तक ही क्या है वो सीमित है। अगर उस एलएलपी में किसी के बहुत भारी नुकसान होता है तो कोई भी पार्टनर पर्सनली अपने घर से, ठीक है, वो नहीं लेकर आएगा। देखो अगर एक सोल प्रोप्राइटर होता है, अकेला ओनर होता है, ठीक है, तब एक डिफरेंट थिंग है। पर ये हम एलएलपी की बात कर रहे हैं, हम इसमें एक कंपनी की बात कर रहे हैं। इसमें साफ साफ इसीलिए क्लियरली लिखा है, इसीलिए इसके नाम के आगे तभी लिखा गया होता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है, तभी इसके नेम के आगे क्लियरली हम यहाँ पे लिखा है कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो हम उसी से समझ जाते हैं, कोई भी जो पार्टनर्स है, अगर इसका कंपनी का दिवालिया निकलता है, ठीक है, तो हर पार्टनर्स अपना घर नहीं बेचेगा। ठीक है, वो अपने घर से कोई भी पर्सनली लायबल नहीं होगा कि वो ये कहे कि नहीं बाकी जो उसके मतलब कि जो क्या है क्रेडिटर्स हैं वो आके खड़े होके कह रहे हैं कि नहीं आप इसके एलएलपी के पार्टनर हैं, आप एलएलपी के पार्टनर हैं, आप बेशक अपना घर बेच के दो, नहीं। ठीक है, तो पार्टनर लायबल नहीं होते पर्सनली। ठीक है, कि बस इस रीजन से कि मैं पार्टनर हूं और मतलब इस लॉस हुआ है तो मैं, हाँ उसे लॉस हुआ है, ऑब्वियसली उसने लॉस हुआ है तो उसे बियर है तो वही बियर करेगा, तो वो ही बियर करेगा कि अगर अपनी कंपनी को क्या करे, ग्रो करे। अगर कंपनी को अपने अच्छे से ग्रो करता है तभी होगा। ठीक है ना, अगर वो कंपनी को अच्छे से क्या करता है, ग्रो करेगा, तो उसमें प्रॉफिट अर्न होगा, तो वो धीरे धीरे जो उसको लॉस हुआ है या फिर जो उसके ड्यूज है वो तभी रिकवर होंगे। ठीक है, पहले ये क्लियर हुआ। तो यहाँ पे वही लिखा है एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ पार्टनर। ठीक है, सेकंड है द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ सबसेक्शन 27 and subsection 1 of this section shall not affect personal liability of a partner, ठीक है, for his own wrongful act or omission। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो इस सेक्शन के सबसेक्शन 1, ठीक है, सब यानी कि सेक्शन 27 के सबसेक्शन 3 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग shall not affect personal liability of a partner। ठीक है, तो वो फॉर हिज ऑन रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन, यानी कि उसके रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन के लिए, ठीक है, उसकी कोई भी यानी कि गलत एक्ट, रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन के लिए पार्टनर की जो पर्सनल लायबिलिटी को अफेक्ट नहीं करेगा। ये ध्यान रखना। तो शैल नॉट अफेक्ट पर्सनल लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, तो वो यानी कि उसके रॉन्गफुल एक्ट के लिए आप ये नहीं कहोगे कि इस पार्टनर ने जो डिसीजन था वो गलत लिया। ठीक है, तो इसके गलत डिसीजन के कारण कंपनी डूबी है, तो ये अपना सब कुछ बाहर से यानी कि उससे बेच के लेके आएगा, नहीं। ये बिल्कुल भी मतलब वैलिड रीजन नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर उसे प्रॉफिट होता, मान लो उसी के एक्शन से, या ठीक है उसकी कोई भी मतलब कमी हो गई ओमिशन से या उसके रॉन्गफुल एक्ट से, अगर ठीक है उसके ओमिशन या उसके रॉन्गफुल एक्ट से यही क्या होता है कि हमारे यानी कि उसको काफी ज्यादा क्या होता, प्रॉफिट होता। अगर उसे काफी ज्यादा क्या है, प्रॉफिट है, तो उस प्रॉफिट से, ठीक है, तो शैल नॉट अफेक्ट द पर्सनल लायबिलिटी। तो क्या वही जो प्रॉफिट है सारा वही लेके जाता? नहीं। ठीक है ना, तो ये बाकी पार्टनर्स भी डिमांड करते, तो अब उसको लॉस है तो वो पर्सनली अपनी लायबिलिटी के लिए, चाहे किसी के भी एक्ट से कोई भी लॉस है, कोई भी पार्टनर एलएलपी में, ठीक है, रॉन्गफुल एक्ट या ओमिशन के लिए पर्सनल लायबल नहीं होगा, वो अपने घर से नहीं लेके आपकी आएगा। वॉइस ब्रेक हो रही है। अब भी मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? आई थिंक क्लियर है। एक मिनट बेटा, नेटवर्क नो चेक कर मैम, देती हूँ। देखो फुल आ रहा नहीं है हो रही नेट, मैम। दिखाया मैंने आपको, यहाँ देखो फुल है बेटा, कंप्लीट फुल है। ठीक है, तो क्या लिखा है, दी प्रोविजंस, ठीक है, ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अफेक्ट पर्सनल लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, शैल नॉट अफेक्ट
पर्सनल लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर फॉर हिज ऑन रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन, उसके खुद से ऑन रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन के लिए पार्टनर की पर्सनल लायबिलिटी को अफेक्ट नहीं करता, बट अ पार्टनर शैल नॉट बी पर्सनली लायबल, और जो पार्टनर है वो अपने एलएलपी के, ठीक है, रॉन्गफुल एक्ट ओमिशन उसके लिए पर्सनली लायबल नहीं होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आओ, ठीक है। अब है एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ पार्टनर, पार्टनर की लायबिलिटी के कौन कौन से डिफरेंट एक्सटेंट है। अब है 29, देखते हैं होल्डिंग आउट में 1 एंड सेकंड पॉइंट, 2 पॉइंट है, देखते हैं। एनी पर्सन हु बाय वर्ड स्पोकन और रिटन, ठीक है, और बाय कंडक्ट रिप्रेजेंट्स हिमसेल्फ और नोइंगली permits himself to be represented to be a partner in a limited liability partnership। क्लियर? कहने का मतलब है कोई भी पर्सन, ठीक है, कोई भी पर्सन जो कि या तो बोल के बाय वर्ड्स, ठीक है, कोई भी पर्सन जो कि बोल के बाय वर्ड स्पोकन से, लिखकर, रिटर्न, बाय कंडक्ट रिप्रेजेंट हिमसेल्फ, अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, और नोइंगली परमिट हिमसेल्फ, ठीक है, टू बी रिप्रेजेंटेड, मतलब कि वो पार्टनर नहीं है, पहले देखो समझो, ठीक है। एनी पर्सन, यहाँ एनी पार्टनर नहीं लिखा, पहले इसकी लैंग्वेज को समझना, क्या लिखा है, एनी पर्सन, कोई भी पर्सन जो कि, हु बाय वर्ड स्पोकन, जो कि बोलकर, लिखकर, बाय कंडक्ट करके रिप्रेजेंट करता है अपने आप को, हिमसेल्फ को, और नोइंगली परमिट करता है खुद को, ठीक है, और नोइंगली परमिट हिमसेल्फ टू बी रिप्रेजेंटेड टू बी अ पार्टनर इन एलएलपी, जो कि एलएलपी में पार्टनर हो सकता है। तो टू बी रिप्रेजेंटेड वो होगा क्या, एलएलपी में पार्टनर के लिए, इज लायबल टू एनी पर्सन who has on the faith of any such representation given credit to the limited liability partnership। लिखा है is liable to any person, तो वो liable है, is liable to any person, ठीक है, वो किसी भी पर्सन के लिए लाइबल है, who has, कि जिसका, यानी कि जो भी जिसका सच प्रेजेंटेशन पे क्या है, कंप्लीट फेथ है, ठीक है, तो उस पर्सन के लिए क्या है, लाइबल है। वेदर, ठीक है, पर्सन रिप्रेजेंटिंग हिमसेल्फ और रिप्रेजेंटेड टू बी पार्टनर डज और डज नॉट नो, ठीक है, कि जैसे वेदर जो पर्सन रिप्रेजेंट कर रहा है खुद को, ठीक है, रिप्रेजेंट कर रहा है अपने आप को, कि ठीक है, रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो पार्टनर होगा नहीं होगा, दैट रिप्रेजेंटेशन हैज रीच्ड द पर्सन सो गिविंग क्रेडिट, तो कोई भी पर्सन, ठीक है, अगर बोलकर, लिखकर, कंडक्ट करके रिप्रेजेंट करता है कि वो एक एलएलपी का पार्टनर है, ठीक है, तो इसका मतलब अगर वो इज लायबल, ठीक है, इसका मतलब अगर आपने ऐसा रिप्रेजेंट किया है और आपके इस एक्ट से, ठीक है, जो सच आगे जो मतलब पर्सन है उसके फेथ के लिए आप रिस्पॉन्सिबल होंगे, आप लायबल होंगे। अगर आपने, कि जैसे मान लीजिए सप्लायर है, सप्लायर को लगा कि वहां पर, कि जैसे एक्स की वाइफ है, ठीक है, मिसेस एक्स है, वो क्या है, पार्टनर है, तो इसका मतलब कि, और मिसेस एक्स ने इस तरह से बोल के रिप्रेजेंट किया, बताया कि ऐसा लगा कि जिस मतलब कि टाइप से उन्होंने समझा रही थी, वो डिस्कशन कर रही थी, ऐसा लगा कि वो पार्टनर है सप्लायर को, तो इसका मतलब कि, ठीक है, तो सप्लायर, तो उनके मिसेस एक्स के कहने पे ही सप्लायर ने कहा कि आप ये गुड्स हमें सप्लाई करना, और जब वो गुड्स आए तो बाकी पार्टनर्स मना करने लगे, इसका मतलब अब कौन लायबल होगा उस एक्ट के लिए, मिसेस एक्स लायबल होंगी उस एक्ट के लिए, क्यों, क्योंकि उन्होंने इस तरह से रिप्रेजेंट किया कि वो क्या है, वो पार्टनर हैं, तो जब उन्होंने इस तरह से रिप्रेजेंट किया कि वो पार्टनर है, तभी, तो एनी पर्सन हु बाय वर्ड स्पोकन, रिटन और बाय कंडक्ट रिप्रेजेंट्स हिमसेल्फ और नोइंगली परमिट हिमसेल्फ, ठीक है, टू बी रिप्रेजेंटेड टू बी पार्टनर इन द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, तो एलएलपी में पार्टनर बनने के लिए
is liable to any person who has on the faith of any such representation. तो वो लाइबल है कि उस पर्सन के लिए जिसके पास सच रिप्रेजेंटेशन पे क्या होता है, फेथ होता है। क्लियर? ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, यानी कि वो लाइबल होगी। प्रोवाइडेड वेयर एनी क्रेडिट इज रिसीव्ड बाय द LLP एज अ रिजल्ट ऑफ सच रिप्रेजेंटेशन। देखो हो सकता है, मान लीजिए कि देखो हम ना, मैं आपको यहाँ पे सिंपल लॉस के साइड से आपको पर्सपेक्टिव बता रही हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको लॉस के पर्सपेक्टिव से नहीं, मैं दूसरे के पर्सपेक्टिव से भी आपको बता सकती हूँ। दूसरे का पर्सपेक्टिव क्या है कि जैसे प्रॉफिट का पर्सपेक्टिव हो गया, ठीक है। तो प्रॉफिट का पर्सपेक्टिव हो गया, लिखा होता है प्रोवाइडेड दैट वेयर एनी क्रेडिट इज रिसीव्ड बाय द LLP, ठीक है, जहां पर कोई भी जो क्रेडिट होता है वो LLP के द्वारा रिसीव किया जाएगा। तो प्रोवाइडेड दैट वेयर एनी क्रेडिट इज रिसीव्ड बाय द LLP, ठीक है, कोई भी जो क्रेडिट है, ठीक है, एनी क्रेडिट रिसीव्ड किया गया है LLP के द्वारा एज अ रिजल्ट ऑफ सच रिप्रेजेंटेशन, कि जैसे इस एक्ट से, कि जैसे उसको लगा कि वो पार्टनर हैं, तो सच रिप्रेजेंटेशन के रिजल्ट से, ठीक है, लगा कि कोई भी जो क्रेडिट, ठीक है, LLP के द्वारा वो क्रेडिट रिसीव किया गया है, LLP shall without exercise to the liability of the partner so representing himself or represented to be a partner, ठीक है, be liable to the extent of credit received by it, ठीक है, वो liable है उस extent तक, जिस extent तक उसके द्वारा क्रेडिट रिसीव किया जाता है, और एनी फाइनेंशियल बेनिफिट डिराइव, ठीक है, और उससे कोई भी फाइनेंशियल बेनिफिट क्या होंगे, डिराइव्ड हैं। ठीक है, तो मतलब कि अगर लॉस बियर होगा तो कोई भी अगर फाइनेंशियल बेनिफिट डिराइव है तो वो भी बियर होगा, तो यानी कि फाइनेंशियल बेनिफिट भी उन्हें मिलेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। एक मिनट, कौन से वाला पार्ट क्या था, होल्डिंग आउट ये हुआ। नेक्स्ट, वेयर आफ्टर द पार्टनर्स डेथ बिजनेस इज कंटिन्यूड इन द सेम लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप नेम। अब ये भी चीज देखना, जहाँ पे लिखा है कि वेयर आफ्टर द पार्टनर्स डेथ, यानी कि पार्टनर के डेथ के बाद, ठीक है, कह रहे हैं कि पार्टनर्स के डेथ के बाद जो बिजनेस है वो यानी कि सेम LLP के नाम से ही हम क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। द बिजनेस इज कंटिन्यूड इन द सेम लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप नेम, ठीक है, कह रहे हैं कि पार्टनर्स के डेथ के बाद अगर हम बिजनेस को LLP के नेम पे ही क्या करते हैं, चलाते हैं, द कंटिन्यूड यूज ऑफ दैट नेम, ठीक है, और द डिसीज पार्टनर नेम शैल नॉट इटसेल्फ मेक हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ध्यान रखना, क्योंकि उस पार्टनर की डेथ हो गई है, आप फिर भी उसी के नाम से LLP को क्या कर रहे हो, कंटिन्यू कर रहे हो, तो वो जो कंटिन्यू नेम होगा उसका, डिसीज पार्टनर का नेम है, शैल नॉट बी इटसेल्फ मेक, तो ये जो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो ये क्लेम नहीं कर सकते कि आप उन्हीं के नाम पे ही एक्ट कर रहे हो, तो हमें उसका क्या है कि जो भी लायबिलिटी है, ठीक है ना, मतलब कि जो भी कंपनी को उनको देना है या वो भी कुछ ना कुछ उस पे प्रॉफिट शेयरिंग पे रिसीव कर सकती हैं, तो शैल नॉट ऑफ इटसेल्फ मेक इट लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो वो जो पार्टनर है वो जिसका डेथ हो गई है, इट मीन डेथ तक ही, जब तक है उसकी, ठीक है, तब तक ही वो उसका राइट था कंपनी में, LLP में, और हिज स्टेट लायबल, और ना ही उसकी स्टेट लायबल होगी, ठीक है, कि कोई भी LLP के एक्ट के, ठीक है, कोई भी डेथ के बाद मान लीजिए कि LLP का नाम चल रहा है, तो ये तो अब लीगल रिप्रेजेंटेटिव को भी देखना है कि उस LLP का, उसके मतलब कि जो है उसकी डेथ हो गई है, उसके बिहाफ पे अगर वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है तो वो ये नहीं समझ सकता कि अभी वो जो पर्सन है जिसकी डेथ है वो कंटिन्यू है उसमें, मतलब नेम है उनका कंटिन्यू है, तो उनके बिहाफ पे मैं काम कर सकता हूँ, नहीं, ऐसा नहीं होगा।
ठीक है, वैसे ऐसे जनरली होता नहीं है, पर मान लीजिए ये ऐसी सिचुएशन कब अराइज होती है कि जब थोड़ा टाइम लग जाता है। ठीक है, एक न्यू मतलब कि इस एलएलपी को बंद होने में या फिर एलएलपी में चेंजेस करने में थोड़ा सा समय लग जाता है, टाइम लग जाता है, तभी ऐसा पॉसिबल होता है। सो वेयर आफ्टर अ पार्टनर्स डेथ द बिजनेस इज कंटिन्यूड इन द सेम एलएलपी, ठीक है, नेम, कि पार्टनर के डेथ के बाद जो बिजनेस है वो हम सेम एलएलपी के नेम पे ही क्या करते हैं, चालू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। द कंटिन्यूड यूज ऑफ दैट नेम, ठीक है, और द डिसीज पार्टनर्स नेम, कह रहे हैं कि वही जो उसका नेम, जो डिसीज पार्टनर्स का जो नेम है, जो उसका कंटिन्यूड यूज है, शैल नॉट itself make his legal representative, तो उसे एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं बनाता। तो shall not of itself make his legal representative उसे नहीं बनाता। ठीक है, ध्यान रखना। अब नेक्स्ट क्या है, अब नेक्स्ट है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी इन केस ऑफ फ्रॉड। यस, दिस इज मेन कि अगर कोई पार्टनर फ्रॉड पर्पस करता है, क्योंकि ये पहले स्पेसिफाइड है कि देखो लायबिलिटी आपकी क्या है, लिमिटेड है, आप उसको घर तक एक्सटेंड नहीं करोगे, पर इसको आप अगर गलत सेंस में लेके जा रहे हो, आप इसे क्या कर रहे हो, इसको मिसयूज कर रहे हो। ठीक है, अगर आप इसे मिसयूज कर रहे हो तो वही लिखा है कि अनलिमिटेड लायबिलिटी इन केस ऑफ फ्रॉड, तो यानी कि फ्रॉड के केस में अनलिमिटेड लायबिलिटी है। तो यानी फर्स्ट में क्या है, इन द इवेंट ऑफ एन एक्ट कैरिड आउट बाय द एलएलपी, ठीक है, कह रहे हैं कि एलएलपी के द्वारा कोई भी जो एक्ट कैरी किया जाता है उसके इवेंट में, और एनी ऑफ इट्स पार्टनर्स, ठीक है, कह रहे हैं एलएलपी के द्वारा या उसके पार्टनर्स के द्वारा कोई भी एक्ट कैरिड किया जाता है, तो विद इंटेंट टू डिफ्रॉड क्रेडिटर्स, यानी वो क्या करता है उसका पार्टनर, यानी कि क्रेडिटर्स को फ्रॉड करने की कोशिश करता है, इस इंटेंशन से वो एक्ट करता है कि मान लीजिए उसने क्या किया, बहुत सारे चीजें जो है लायबिलिटी ले ली, उसने क्रेडिटर्स में ले लिया, ठीक है, और वो इस बिहाफ से कर रहा है विद इंटेंट टू डिफ्रॉड क्रेडिटर्स को, कि जैसे उनकी वो मंगवा लेगा लेकिन उनकी पेमेंट नहीं करेगा, ठीक है, तो इस टाइप से करता है, और फॉर एनी फ्रॉडुलेंट पर्पस से करता है। तो लायबिलिटी ऑफ द एलएलपी एंड पार्टनर्स हु एक्टेड, उन्होंने इस तरीके से फ्रॉडुलेंट पर्पस के लिए किया, ठीक है, तो मान लीजिए ये था कि ठीक है बहुत सारे सप्लायर्स हैं, इन सब से हमने गुड्स मंगवा लेते हैं और फिर हम इन्हें बेच देंगे और उससे प्रॉफिट कमाएंगे, लेकिन जिसके पैसे देने थे भाई, जिससे आपने मंगवाए हैं, ठीक है, परचेज किया है, रॉ मटेरियल्स लिए हैं, तो जो सप्लायर्स है उनकी अगर आपने पेमेंट नहीं की या उनके साथ आपने फ्रॉडुलेंट एक्ट करने की कोशिश की, दिखाया कि दिवाले निकल गया कंपनी का, ये सब एक्ट क्या है, ये सब एक्ट आपका फ्रॉडुलेंट पर्पस के लिए एक्ट है, कि ताकि आपको उनके पैसे पे करने ना पड़े। तो इसीलिए ये कोई भी जो फ्रॉडुलेंट पर्पस के लिए एक्ट होता है, शैल बी अनलिमिटेड फॉर ऑल, ठीक है, वो क्या होगा, तो शैल बी अनलिमिटेड फॉर ऑल, वो सबके लिए क्या होगा, अनलिमिटेड होगा। तो यानी कि फ्रॉड के केस में लायबिलिटी कैसी है, अनलिमिटेड है। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी इन केस ऑफ फ्रॉड, ठीक है, फ्रॉड के केस में लायबिलिटी कैसी है, अनलिमिटेड है। तो शैल बी अनलिमिटेड फॉर ऑल और एनी ऑफ द डेथ और अदर लायबिलिटीज ऑफ द एलएलपी, ठीक है, तो एलएलपी के अदर लायबिलिटीज या डेथ के लिए, ठीक है, सबके लिए वो क्या है, अनलिमिटेड है। प्रोवाइडेड दैट इन केस सच एन एक्ट इज कैरिड आउट बाय अ पार्टनर, ठीक है, प्रोवाइडेड इन केस कि ये जो एक्ट है, ठीक है, सच एक्ट है वो पार्टनर के द्वारा किया जाता है, कि सच एक्ट इज कैरिड आउट बाय अ पार्टनर, ठीक है, ये जो एक्ट है वो पार्टनर के द्वारा कैरिड आउट किया जाता है। LLP is liable to the same extent as the partner, ठीक है, अगर यही एक्ट पार्टनर करता है, LLP नहीं, तो देखो पार्टनर ने किया हो, यहाँ पहले स्पेसिफाई कर दिया, पार्टनर ने किया हो
ये एक्ट या फिर एलएलपी ने किया हो। ठीक है, दोनों का पर्पस क्या था, फ्रॉडुलेंट एक्ट करना। फ्रॉडुलेंट एक्ट है तो उसकी आपको पनिशमेंट भी मिलेगी, तो उस केस में आपको अपने घर से भी बेच के भी लाना पड़ेगा, सिर्फ फ्रॉडुलेंट के केस में, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज लायबल टू द सेम एक्सटेंट, ठीक है, तो एलएलपी लायबल है उसी सेम एक्सटेंट तक एज द पार्टनर, ठीक है, अनलेस इट इज स्टैब्लिश्ड बाय द एलएलपी, जब तक कि वो एलएलपी के द्वारा स्टैब्लिश होता है दैट सच एक्ट वाज विदाउट द नॉलेज, ठीक है, कि वो जो एक्ट है, सच एक्ट है वो, ठीक है, यानी कि एलएलपी के अथॉरिटी के नॉलेज में नहीं था। ऐसा मतलब आप ये नहीं बोल सकते पार्टनर्स ने, एलएलपी ने कहा पार्टनर्स ने ऐसा किया है, हमें तो इसके बारे में पता ही नहीं था, तो एलएलपी इस तरीके से रीजंस जो है वो नहीं दे सकता, क्योंकि ऑलरेडी ये स्पेसिफाई कर दिया गया है, बताया गया है कि अनलेस इट इज स्टैब्लिश्ड बाय द एलएलपी that such act was without the knowledge or authority of the LLP. Clear? Second point देखते हैं, where any business is carried out with such intent, ठीक है, मेंशन किया गया है, तो उस केस में क्या उसे पनिशमेंट नहीं मिलेगी? ऑब्वियसली, क्योंकि जब इस एक्ट से आप फ्रॉडुलेंट एक्ट करते हैं, फ्रॉडुलेंट एक्ट के केस में, तो shall be punishable with imprisonment for a term, shall be punishable with imprisonment, जो कि 2 साल से, for a term which may extend to 2 years, जो कि 2 साल से, and with fine, ठीक है, जो कि 50,000 से कम में नहीं होता, ठीक है, तो वही लिखा है shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 2 years, ठीक है, वो की एक टर्म जो कि 2 साल से ज्यादा होती है, 2 years से ज्यादा एक्सटेंड होगी, and with the fine which shall not be less than 50,000 rupees, और फाइन जो कि 50,000 रुपए से क्या होगा, कम नहीं होगा, बट विच में एक्सटेंड टू, लेकिन वो फिर बाद में 5 लाख रुपीज तक भी एक्सटेंड हो सकता है, ठीक है, एंड विच में एक्सटेंड टू 5 लाख रुपीज, तो वही लिखा हुआ है कि ठीक है, शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट, तो उसे पनिशेबल होगा किस इम्प्रिजमेंट के साथ, फॉर अ टर्म जो कि 2 साल से होता है, 2 ईयर से 50, ठीक है, तो अगर 2 साल की उसे पनिशमेंट मिल सकती है, और अगर फाइन लगा तो 50,000 से 5 लाख रुपीज तक, वो तो डिपेंड किया जाएगा कितना बड़ा फ्रॉडुलेंट केस था, ठीक है, आगे देखते हैं, where a limited liability partnership or any partner, designated partner, थर्ड पॉइंट है, एम्प्लॉय ऑफ अ सच एलएलपी हैज कंडक्टेड, लिखा है कि अफेयर को उसने, मतलब कि किसी ने भी फ्रॉडुलेंट मैनर में अफेयर को किया है, तो ऑब्वियसली उसके खिलाफ फिर कोर्ट में केस भी चलेगा, यानी कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग, जब फाइन लगेगा, जब ये सब कुछ लगेगा, उसको पनिशमेंट मिलेगी, तो केस तो अपने आप ही स्टार्ट होगा, तो वही लिखा है विदाउट exercise to any criminal proceedings which may arise under any law, जो कि किसी भी लॉ के अंडर अराइज होती है, for a time being in for the LLP and any such partner or designated partner, obviously, ठीक है, जिसे लॉस हुआ है, अगर सप्लायर को लॉस हुआ है तो आपको उसे कंपनसेशन भी देनी पड़ेगी, फाइन और फीस, ठीक है, पनिशमेंट इन सब के अलावा आपको क्या पे करना पड़ेगा, तो एनी सच पार्टनर और डेजिग्नेटेड पार्टनर और एम्प्लॉय, ठीक है, यानी एनी सच पार्टनर और डेजिग्नेटेड पार्टनर और एम्प्लॉय शैल बी लायबल टू पे कंपनसेशन टू एनी पर्सन, ठीक है, वो किसी भी पर्सन को क्या कंपनसेशन पे करने के लायबल होगा, वो पर्सन जो कि क्या कोई भी, यानी कि लॉस या डैमेज को सफर कर रहा है, तो टू एनी पर्सन हु हैज सफर्ड एनी लॉस और डैमेज, ठीक है, बाय रीजन ऑफ सच कंडक्ट, इस कंडक्ट के रीजन के द्वारा वो कोई भी डैमेज या कोई भी लॉस को सफर कर रहा है, ठीक है, तो शैल बी लायबल टू पे कंपनसेशन, तो वो किसी भी पर्सन को कंपनसेशन पे करने के लायबल होगा। अब है प्रोवाइडेड दैट
Such LLP shall not be liable if such partner or designated partner or employee has acted fraudulently without knowledge. ठीक है, देखो अगर वो मतलब कि बिना LLP की, ठीक है, अगर आप ये कहेंगी LLP के नॉलेज में नहीं था, ठीक है, कंपनसेशन सिर्फ कंपनसेशन का कंसेप्ट ही अगर LLP के नॉलेज में नहीं था कि कोई ऐसा पार्टनर, डेजिग्नेटेड पार्टनर और एम्प्लॉय जो है फ्रॉडुलेंट एक्ट कर रही हैं, तो LLP जो है वो लायबल नहीं होगी, खाली फ्रॉडुलेंट के ही केस में, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट है विसल ब्लोइंग। ठीक है, विसल ब्लोइंग का क्या कंसेप्ट है, तो विसल ब्लोइंग के कंसेप्ट को देख लेते हैं। द कोर्ट और ट्रिब्यूनल में रिड्यूस और वेव एनी पेनल्टी, ठीक है, लीवेबल अगेंस्ट एनी पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। वही लिखा हुआ है, कह रहे हैं कि विसल ब्लोइंग के केस में कोई भी कोर्ट है, ट्रिब्यूनल है, जो कि ठीक है, कोर्ट ट्रिब्यूनल में रिड्यूस और वेव एनी पेनल्टी लायबल अगेंस्ट एनी पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ अ LLP। ठीक है, कि LLP के पार्टनर यानी कि LLP के एम्प्लॉय और पार्टनर के अगेंस्ट कोई भी पेनल्टी लगती है, ठीक है, तो कोई कोर्ट और ट्रिब्यूनल तभी उस पेनल्टी को कम कर सकता है। कब कम करेगा, ठीक है, जब कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। नंबर 1, सच पार्टनर एम्प्लॉय जो है LLP का, उसने इन्वेस्टिगेशन के दौरान सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, उसे लगता है, उसकी जैसे इन्वेस्टिगेटर को लगता है कि नहीं, इसने जितनी भी सारी इंफॉर्मेशन थी हमें प्रोवाइड की है, ठीक है, तो वो कोई भी पेनल्टी है या कुछ भी, ठीक है, उसके बिहाफ कोई एक्शन है उसे कम कर सकता है। तो कम, क्योंकि देखो उसमें उसका क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन का टाइम बचेगा, उनका टाइम बचेगा तो मनी बचेगी। तो वही द कोर्ट और ट्रिब्यूनल में रिड्यूस और वेव एनी पेनल्टी लाइवेबल against any partner or employee of a limited liability partnership if it is satisfied that first such partner or employee of LLP has provided useful information। ठीक है, कि सच यानी कि जो LLP का जो एम्प्लॉय है और सच पार्टनर है प्रोवाइड करता है, ठीक है, वो LLP के इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसको जब यूजफुल इंफॉर्मेशन देता है, यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। बी पार्ट क्या है, when any information given by any partner or employee, ठीक है, कह रहे हैं कि जब कोई भी पार्टनर और एम्प्लॉय के द्वारा कोई भी इंफॉर्मेशन दी जाती है, लीड्स टू LLP, ठीक है, पार्टनर एम्प्लॉय ऑफ सच LLP बीइंग कन्विक्टेड, ठीक है, तो वही लिखा है कि वेदर कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है वो पार्टनर या एम्प्लॉय के द्वारा दी जाती है, तो वो यही माना जाएगा कि वो आपकी LLP के द्वारा इस एक्ट के अंदर दी गई है। ठीक है, आगे देखते हैं सेकेंड पॉइंट। ये थोड़ा सा टिपिकल थे पर इतने भी टिपिकल नहीं थे, आप उसको कंसेप्ट वाइज रीड करोगे, समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड, कह रहे हैं नो पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ एनी LLP में बी डिस्चार्ज, डीमोटिवेटेड, सस्पेंडेड, थ्रेटन, उन्हें नहीं किया जाएगा। ठीक है, मतलब कि आप ऐसा नहीं है कि LLP है तो LLP का कोई भी पार्टनर है, ठीक है, उसने कोई भी मतलब फ्रॉडुलेंट एक्ट किया है तो उसको निकाला जाएगा। हाँ, यानी कि उसको कोई भी सस्पेंड यानी कि थ्रेटनिंग ये सब नहीं दी जाएगी अगेंस्ट द टर्म एंड कंडीशन ऑफ LLP एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये वही सब कुछ है, क्योंकि देखो ये एक हमारा इन ह्यूमन नेचर के अगेंस्ट होता है, तो यहाँ पे कोई भी आप ऐसी एक्टिविटी करते हो जो कि आपकी इन ह्यूमन नेचर के अगेंस्ट है, तो वो एक्टिविटी भी आपकी वैलिड नहीं होगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो आपकी वो एक्टिविटी भी क्या होगी, वैलिड नहीं होगी। तो वही है विसल ब्लोइंग का कंसेप्ट आया, अगर सेटिस्फाइड दैट सच पार्टनर एम्प्लॉय हैज प्रोवाइडेड यूजफुल इंफॉर्मेशन, ठीक है, सच LLP के इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसको यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। बी में किसी भी पार्टनर या एम्प्लॉय के द्वारा जो इंफॉर्मेशन दी जाती है उससे LLP और किसी पार्टनर और एम्प्लॉय का लीड करेगा।
तो बीइंग कन्विक्टेड इस एक्ट या एनी अदर एक्ट के अंडर क्या होगा, कन्विक्ट होगा। पहले बताओ ये क्लियर हुआ विसल ब्लोइंग का कंसेप्ट, अनलिमिटेड लायबिलिटी इन केस ऑफ फ्रॉड, होल्डिंग आउट एक्सटेंट ऑफ एलएलपी। पहले बताओ, समझो और फिर अब मुझे बताओ कि इसमें क्या लिखा है। इस पॉइंट्स को रीड करो फिर मैं आपसे पूछूंगी। ठीक है, क्लियर हुआ? पहले इतना बताओ। भाई आप लोग तो रिस्पॉन्स क्यों नहीं करते हो? सब सो रहे हैं क्या? यस भाई मैम, आप क्लियर लोग है। बोलते क्यों नहीं हो? यस पहले उसके बाद बताओ, बोला यस करो। मैम क्लियर। हाँ यही वाला बताओ, एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में बताओ। मैम इसमें ये है कि एलएलपी जो है वो बाउंड नहीं होती जब भी कोई पार्टनर एक्ट करता है, क्योंकि पार्टनर के पास अथॉरिटी नहीं है। हम्म, आगे फर्स्ट हो गया, सेकंड पॉइंट बताओ, थर्ड बताओ, फोर्थ बताओ। अगर पार्टनर की लिमिटेड लाइबिलिटी के लिए तब लायबल होएगा जब जब उसके पास अथॉरिटी होएगी। तभी लायबल होगा जब उस पर अथॉरिटी होगी। और पार्टनर लायबल होगा या नहीं? पार्टनर्स का एक्ट जो होगा क्या उससे एलएलपी लायबल होगा? यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट पॉइंट बताओ। नेक्स्ट पॉइंट बताओ, थर्ड बताओ, फोर्थ बताओ। मैम थर्ड बताओ। सेकंड पॉइंट में है, अगर बता दिया प्राची मैंने। अच्छा ठीक है। अरे इजी इजी पॉइंट है, रीड करो, समझो, बताओ फटाफट 5-10 मिनट में। थर्ड बताओ, फोर्थ बताओ। मैम थर्ड में है, जो एक लिमिटेड लायबिलिटी की पार्टनरशिप की जो भी ऑब्लिगेशन होती है वो कॉन्ट्रैक्ट में अराइज होगी। मतलब कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट से, जैसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करके अगर जहाँ पे एलएलपी की ऑब्लिगेशंस हैं, एलएलपी को वो पूरी करनी है। क्यों? क्योंकि वो एक क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट से जो अराइज हुई है, ठीक है, वो यस एलएलपी की मैम। जो ऑब्लिगेशन है वो एंटायर आपकी अदर ऑब्लिगेशंस भी हैं।
नेक्स्ट क्या है, एन ऑब्लिगेशन ऑफ एलएलपी वेदर अराइजिंग इन कॉन्ट्रैक्ट और अदरवाइज, जो कि कॉन्ट्रैक्ट से अराइज होती है या नहीं, तो वो सोली आपकी एलएलपी की ही ऑब्लिगेशन है, ध्यान रखना, क्योंकि इसमें एलएलपी के नाम से कॉन्ट्रैक्ट से अराइज की गई है, तो सोली आपकी वो एलएलपी की भी ऑब्लिगेशन है। क्लियर हुआ? यस मैम। आगे बताओ। नेक्स्ट बोलो, एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ पार्टनर, ये बताओ। मैम अगर कोई पार्टनर पर्सनली लायबल ना हुआ तो वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑब्लिगेशन रेफर करेगा सेक्शन 3 और 27 के अंडर, जिसमें पार्टनर लिमिटेड मतलब अपनी प्रॉपर्टी के अंडर से मतलब वो दे सकता है अगर वो लायबल मैम ना जो हुआ पार्टनर है वो पर्सनली लायबल नहीं होगा। हाँ, जो कह रहे हैं कि एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ पार्टनर में अब पार्टनर इज नॉट पर्सनली लायबल, वेरी गुड, ठीक है, पार्टनर पर्सनली लायबल नहीं होगा। अच्छा अब ये बताओ, होल्डिंग आउट को अच्छे से समझो, अभी आपको जो होल्डिंग आउट का कंसेप्ट बताया था रीड करो फिर बताओ। मैम इसमें है कि कोई भी अगर जो पर्सन है बोलकर, लिखकर या कंडक्ट करके अपने आप को रिप्रेजेंट करता है तो वो एलएलपी में पार्टनर बन सकता है। नहीं, गलत, वही होल्डिंग आउट का मतलब क्या है कि पार्टनर नहीं बन सकता। ये देखो, बोल कर, लिख कर, कंडक्ट करके रिप्रेजेंट करता है कि वो एलएलपी का पार्टनर है, तो इस लायबल मैम होगा क्या, मतलब कि उसके एक्ट मैम से मतलब वो भाई पार्टनर है। भाई वहां पे लिखा है कि वो रिप्रेजेंट करता है, भाई वर्ड देखो, यहाँ पे ये वर्ड क्यों बोल रहे हो, रिप्रेजेंटेड टू बी अ पार्टनर। यहाँ पे मैंने आपको यही पॉइंट बताया था कि यहाँ पे पर्सन लिखा है, यहाँ पार्टनर नहीं लिखा, एनी पार्टनर नहीं लिखा, एनी पर्सन लिखा है, जो कि ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई मैं क्या हूँ, एलएलपी में पार्टनर हूँ। तो पर अगर वो वो मैम एक्चुअली पार्टनर नहीं है ना वो मैम। हाँ एक्चुअली मैम में कोई पार्टनर पर्सन है नहीं वो है। मतलब। हाँ, जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे क्या है, मिस्टर एक्स है, ठीक है, अगर जैसे आपके पास मिस्टर एक्स है तो मिस्टर एक्स नहीं तो उसका अब यानी कि उसमें क्या हो गया, मिसेज एक्स रिप्रेजेंट, मिस्टर एक्स पार्टनर है लेकिन मिसेज एक्स उनके बिहाफ में डील कर लेती है, तो सप्लायर को लगा कि मिसेज एक्स क्या है, पार्टनर है, तो मिसेज एक्स के एक्ट से कोई भी उस ठीक है ना रिप्रेजेंटेशन से कोई भी लॉस हुआ है तो वो बियर करेंगी, या कोई भी क्रेडिट हुआ है ठीक है तो वो बियर करेंगी, मतलब वो लेंगी, ये मतलब है। इज लायबल टू एनी पर्सन, किसी भी पर्सन को लायबल है, who has on the faith of such representation, जिसका सच रिप्रेजेंटेशन से फेथ है, क्रेडिट गिवन क्रेडिट टू द एलएलपी, जो कि एलएलपी को क्रेडिट दिया है, वेदर द पर्सन रिप्रेजेंटिंग हिमसेल्फ, वेदर जो पर्सन रिप्रेजेंट कर रहा है खुद को, रिप्रेजेंटेड टू बी अ पार्टनर, को रिप्रेजेंट डज और डज नॉट नो, ठीक है, उसको नहीं पता, वो रिप्रेजेंट कर रहा है, कि हो सकता है कि उसके एक्ट से ऐसा लगा या उसने ऐसा करना ना चाहा हो लेकिन उसके एक्ट से ऐसा लगा, ठीक है, बी रिप्रेजेंट टू बी अ पार्टनर इन द एलएलपी इज लायबल टू एनी पर्सन, तो वो किसी भी पर्सन के लिए क्या है, लायबल है। पहले बताओ ये समझ में आया? यस मैम। होल्डिंग आउट तो फर्स्ट समझ में आया, अब सेकंड बताओ। मैम अगर इसमें ये है, अगर पार्टनर की है ना, डेथ भी तो हो भी जाती है तो जो भी वो बिजनेस है वो मतलब मैम जो कंटिन्यू चलता बिजनेस है रहता वो है। सेम यस नेम से मैम। चलता है, एलएलपी
कंटिन्यू। मैम अगर Continue डेथ भी हो चलता जाती है रहता तो भी वो चलता ही रहता है बिजनेस। लिखा है where after a father's death business is continued in the same LLP में, अगर वो चलेगा तो उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव वही लिखा है shall not be itself, तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो, मतलब उसमें उसका वही जो हक है वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव को नहीं मिलेगा, क्योंकि उस पार्टनर की डेथ हो गई है तो उसका कोई भी राइट्स नहीं है, कोई भी नहीं मिलेगा। पता नहीं आप लोग तो क्यों नहीं कर रहे हो ढंग से। अब ये रीड करो, अनलिमिटेड लायबिलिटी इन केस ऑफ फ्रॉड। रीड कर खड़ा। हाँ जी बताओ। तो बताओ ये वाला अनलिमिटेड लायबिलिटी इन केस ऑफ फ्रॉड रीड कर लो, समझो, फिर पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। मैम इस पॉइंट में ये है कि जो एक एक्ट है वो कैरी किया जाता है एलएलपी के द्वारा या फिर उसके पार्टनर्स के द्वारा, उसकी इंटेंशन ये होती है कि वो क्रेडिटर्स के साथ फ्रॉड कर सके। कर सके, अगर उसकी इंटेंशन वो है कि वो फ्रॉड करेगा या कर रहा है, कर सकेगा नहीं होता, अगर उसकी इंटेंशन है। लिखा है इन द इवेंट ऑफ एक्ट, कोई भी ऐसा पार्टनर से एलएलपी के द्वारा एक्ट किया गया है, कोई भी ऐसे एक्शंस किया गया है कि जिसमें उसकी इंटेंशन है कि वो फ्रॉड करेगा, कर सके नहीं होगा, ये ध्यान रखो। तो उस केस में जो लायबिलिटी होगी वो क्या होगी बताओ? अनलिमिटेड। हाँ, तो अनलिमिटेड। उस केस में वो जो लायबिलिटी होगी, उस केस में वो लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। ठीक है, तो फॉर एनी फ्रॉडुलेंट पर्पस शैल बी अनलिमिटेड फॉर ऑल। ठीक है, तो वो जो लायबिलिटी होगी वो क्या होगी? अनलिमिटेड होगी। और एनी अनलिमिटेड। ऑफ द डेट और अदर लायबिलिटीज, ठीक है, एलएलपी के अदर लायबिलिटीज या डेथ के कारण, ठीक है, फॉर ऑल वो क्या होगी? अनलिमिटेड होगी। अब नेक्स्ट बताओ, प्रोवाइडेड दैट, फ्रॉड के केस में जो अनलिमिटेड लायबिलिटी। आगे बताओ, नेक्स्ट बताओ, प्रोवाइडेड दैट, ये बताओ, प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ एनी एक्ट, सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट।
कैन आई प्रोवाइडेड दैट इन केस एनी सच एक्ट अगर किया जाता। भाई आप लोगों को मुझे लगता है ना बिल्कुल भी मतलब इंटरेस्टेड नहीं हूँ सीरियसली। मैं एक ही चीज को 10-10 बार तो पहले समझाती हूँ, फिर आपसे उसी समय पूछती हूँ, तो आपको 2 दिन बाद क्या याद रहेगा। एफर्ट्स भी डालती हूँ कि वीडियोस को आप देख लोगे, आपके लिए यूट्यूब पे भी डाल देती हूँ कि चलो वहां से कुछ रीड करोगे, कंसेप्ट वाइज समझोगे। कोई एफर्ट्स नहीं डालते हो अपने साइड से, तो आप कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो। पूछ रही हूँ कि ये बताओ इसमें क्या समझ में आया, वो भी देख के, इंग्लिश में भी देख के आपको नहीं बताना। ताकि अगर आप बुक से भी रीड करोगे तो जो मेन मेन पॉइंट्स हैं कि अच्छा मैम ने इसका मतलब ऐसे बताया था, देखो आप खुद से रीड करोगे ना। ये कौन है? मैम इसमें ना, यस मैम मैं बता रही थी। बताओ। मैम इसमें ये होगा कि अगर किसी पार्टनर ने फ्रॉड किया है तो, और उसने बताया नहीं, उसने एलएलपी को नहीं बताया, तो एलएलपी उसके लिए लायबल नहीं होगी। जो पार्टनर है वो खुद ही लायबल होगा इसके लिए। यानी कि अगर एलएलपी के द्वारा कोई भी एक्ट कैरिड, या एलएलपी या पार्टनर के द्वारा कोई भी एक्ट कैरिड किया जाता है, तो यानी कि क्रेडिटर्स को फ्रॉड करने की इंटेंशन से, तो वो एलएलपी का कोई भी लायबिलिटी है, ठीक है, वो सब है। तो वही लिखा है हु एक्टेड विद इंटेंट टू डिफ्रॉड द क्रेडिटर्स को, मतलब कि क्रेडिटर्स उसकी इंटेंशन है कि फ्रॉड करने की, ठीक है। तो उस केस में लायबिलिटी क्या होगी? अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी। तो उस केस में लिखा है शैल बी अनलिमिटेड फॉर ऑल, तो उस केस में क्या होगी? अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी। और एनी ऑफ द डेथ या अदर लायबिलिटीज, एलएलपी के डेथ या अदर लायबिलिटीज में के लिए भी, और फॉर ऑल, क्योंकि उसमें वहां इंटेंशन जो थी, वो लायबिलिटी जो क्रिएट हुई है, वो जो कर्जा जो क्रिएट हुआ है, वो धोखा के कारण से क्रिएट करना चाहा है, असल में नहीं है। यानी असल में कंपनी के पास प्रॉफिट है, कंपनी ने क्या किया? दिखावा किया है कि उनके पास कोई प्रॉफिट नहीं है, दिवालिया निकल गया है, ठीक है, या फिर कंपनी डिले करना चाहती है। तो उस केस में क्या है? अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी। यानी कंपनी, अगर लगता है कोर्ट में, अगर वो केस जाता है तो कोर्ट को लगता है कि नहीं ये फ्रॉडुलेंट का कंसेप्ट है, ये फ्रॉड किया गया है, तो उस केस में जो भी पार्टनर है, जो भी एलएलपी है, या जिस पर्सन ने किया है, वो अपने घर से भी, उसका घर भी बिक सकता है, तो अपने घर से लायबल है पे करने के लिए। इसका सीधा साधा मतलब ये हुआ। अब बताओ समझ आया? यस मैम। पर लैंग्वेज नहीं समझनी, लैंग्वेज भी रीड करो, क्योंकि सिंपल मैं समझा तो हर एक एक चीज सिंपल से समझा दूंगी कि अनलिमिटेड लायबिलिटी का इन केस ऑफ फ्रॉड में ये मतलब है, लेकिन जब आप रीड करोगे ना खुद से, लैंग्वेज रीड करो, क्योंकि पेपर में आपको सुनाना नहीं है, खाली लिखना भी है, और उसी की लैंग्वेज को थोड़ा सा समझ के करोगे ना कि प्रोवाइडेड दैट, इसका क्या मतलब ये निकल रहा है। ठीक है, आगे बताओ। और बताओ भाई, एक दो ही बच्चे हैं क्या? आगे बताओ। सेकंड देखो, सेकंड तो बहुत इजी पॉइंट है, और थर्ड भी बहुत इजी पॉइंट है। मैम सेकंड पॉइंट में ये है कि कोई पार्टनर जो फ्रॉड करता है उसको 2 साल के लिए पनिशेबल किया जाएगा, और उसके ऊपर फाइन भी लगेगा जो 50,000 से स्टार्ट होगा, और वो एक्सटेंड भी हो सकता है 5 लाख तक। हाँ, तो वही लिखा है शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म, जो कि विच में एक्सटेंड, जो कि जो मतलब इम्प्रिजमेंट होगा उसको 2 साल तक के एक्सटेंड होगा, और जो फाइन है उसको, जो फाइन है 50,000 से 5 लाख रुपीज तक एक्सटेंड होगा फाइन। तो एंड विद फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन, जो फाइन है जो कि 50,000 रुपए से, ठीक है, 5 लाख रुपए तक होगा। And with fine which shall not be less than 50,000 rupees, but which may extend to 5 lakh rupees. ठीक है, ये फर्स्ट समझ आया, सेकंड है, थर्ड करो। मैम इसमें ये है कि जो पर्सन डैमेज और जो लॉस है उसको सफ़र कर रहा है, मतलब जिसे लॉस हुआ है, जैसे सप्लायर है उसे लॉस हुआ है, तो मैम उसे कंपनसेशन भी देना पड़ेगा। हाँ ऑब्वियसली,
ठीक है, तो उसको फिर कंपनसेशन है जिस पर्सन को लॉस हुआ है, डैमेज हुआ है, इस रीजन से लिखा है बाय द रीजन ऑफ सच कंडक्ट, इस सच कंडक्ट के रीजन से, यानी इस फ्रॉडुलेंट केस से अगर कोई भी फ्रॉडुलेंट के एक्ट से, ठीक है, उसे कोई भी लॉस हुआ या कोई भी डैमेज हुआ है, कंपनसेशन उसको क्या करना होगा, पे करना पड़ेगा। क्लियर हुआ या नहीं? यस मैम। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट सच एलएलपी शैल नॉट बी लायबल इफ सच पार्टनर डेजिग्नेटेड पार्टनर एम्प्लॉय, अगर कोई फ्रॉडुलेंट एक्ट करता है, ठीक है, लेकिन एलएलपी को नहीं पता, तो एलएलपी उस केस में लायबल नहीं होगी। जिस केस में लेकिन फाइन के केस में गवर्नमेंट को अगर फाइन करना है तो उस केस में गवर्नमेंट ये नहीं मानेगी, ये नहीं सुनती। अनलिमिटेड का जो कंसेप्ट है यहाँ लिखा है ना कि लायबल होगा, ठीक है, अगर नॉलेज नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, कंपनसेशन के केस में अगर एलएलपी को नहीं पता तो लायबल नहीं है। दोनों में डिफरेंस है। चलो अब ये बताओ विसल ब्लोइंग, ये तो और इजी है। ठीक है, क्या है विसल ब्लोइंग का केस है, बताओ, फर्स्ट बताओ, सेकंड बताओ। विसल ब्लोइंग में बताओ, फर्स्ट और सेकंड का पॉइंट एक्सप्लेन करो। मैम कोर्ट आवाज नहीं आ रही है, कौन बोल रहा है? अगेंस्ट बच्चे आपके ना वॉइस नहीं आ रही है क्लियर, आपका नेटवर्क कनेक्टिविटी क्लियर नहीं है, एक बार चेक करो फिर दोबारा बोलो। अपना नेट कनेक्टिविटी चेक करो फिर बोलो। मैम कोर्ट एक पार्टनर के अगेंस्ट जो भी इसकी पेनल्टी वगैरह होती है वो रिड्यूस कर सकता है अगर पार्टनर एलएलपी में एक पार्टनर ये मतलब प्रोवाइड कराए सच इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन के थ्रू, मतलब इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर कोई पार्टनर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है तो कोर्ट उसके अगेंस्ट जो भी पेनल्टीज वगैरह होती है उसे कम कर सकती है। फर्स्ट पॉइंट ये है, और सेकंड पॉइंट में ये है अगर एनी इंफॉर्मेशन जो पार्टनर या एम्प्लॉय के द्वारा दी जाती है आगे वो जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है वो इस एक्ट के अंडर हुई तब भी कोर्ट जो है उसकी पेनल्टी कम करता है। कहने का मतलब है कि किसी भी एनी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में कोई भी पार्टनर है, एम्प्लॉय है, मे बी डिस्चार्ज, डिमोटिवेट, सस्पेंड, ठीक है, कोई भी पार्टनर है, ठीक है, उसको डिमोटिवेट, ठीक है, वो इस एक्ट से होता है तो क्या होगा बताओ, इन एनी अदर मैनर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट द टर्म, ठीक है, अगर आप उस पर्सन को, उस पार्टनर को मतलब डराते हैं, सस्पेंड करते हैं, तो ये सब आप नहीं कर सकते, ये डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा इस बिहाफ पे, वो पार्टनर रहेगा चाहे उसने फ्रॉडुलेंट एक्ट किया हो या नहीं। कौन आया है अभी? आकांक्षा शर्मा,
अब इस समय मतलब ये टाइम नहीं देखते हैं, ये किस टाइम एंटर कर रहे हैं क्लास में। आगे देखते हैं, आगे रीड करते हैं। कंट्रीब्यूशन का भी हो गया था। फाइनेंशियल डिस्क्लोजर, फाइनेंशियल डिस्क्लोजर करते हैं। शायद इन्वेस्टिगेशन वाला टॉपिक आपके में नहीं है, फाइनेंशियल डिस्क्लोजर का है, ये आपको बता देती हूँ। अच्छा एक बार रीड करो आप खुद से, बहुत इजी पॉइंट है, रीड करो और फिर एक बार एक्सप्लेन करो, बताओ मुझे क्या है इसमें। मैम ये बताना 34 वाला। हाँ बताओ। मैम इसमें ये है एलएलपी में हर एक पार्टनर को मेंटेन प्रॉपर बुक्स मेंटेन करके रखनी पड़ती है। हाँ क्यों मेंटेन करके रखनी पड़ती है प्रॉपर बुक? ताकि वो मतलब सही एक मिनट मैम प्लीज। रीड करो पहले, किस लिए मेंटेन तो करनी पड़ती है ऑब्वियसली, क्योंकि कोई फ्रॉडुलेंट एक्ट ना हो, उसके पास अपना क्या हो, प्रूफ तो होना चाहिए। क्यों क्यों मेंटेन करके रख रहे हैं? तो ये एक्टिविटी तो होनी चाहिए। चलो देखते हैं इसमें फाइनेंशियल डिस्क्लोजर में मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, अदर रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो भी आपके पास जो बुक्स ऑफ अकाउंट है, अदर रिकॉर्ड्स हैं, जो ऑडिट्स हैं, उन सब के क्या है, उन सब की मेंटेनेंस। तो वही लिखा है, द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप शैल मेंटेन सच प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, तो वही लिखा है कि जो एलएलपी है, एलएलपी को सच प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करनी चाहिए। लिखा है करना चाहिए, देखो कंपल्सन नहीं लिखा, मस्ट वर्ड नहीं है, पर हाँ करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो इसमें क्या है, आपके पास इसमें सिंपल सा, देखो इसमें यहाँ पे क्यों का रीजन नहीं है, लेकिन आप क्यों का रीजन खुद से निकाल सकते हो, क्यों करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप उसके पास जो भी, मान लीजिए कोई कभी कोर्ट में केस आता है या कुछ भी चीज है, या कोई भी फ्रॉडुलेंट एक्ट आता है, मिस हैपनिंग होती है, तो उनके पास अपने प्रॉपर क्या रहेंगे, डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट रहेगी। ठीक है, टैक्स के पर्पस के लिए भी, यानी कि टैक्स के पर्पस के लिए भी अगर उनके पास एक प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट होती है, तो उसे वो रन कर सकते हैं, उसे वो मैनेज कर सकते हैं। तो वही लिखा है, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, अदर रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट। ठीक है, कि बुक्स ऑफ अकाउंट, अदर रिकॉर्ड्स और ऑडिट के लिए जो हम मेंटेन करते हैं, the LLP shall maintain such proper books of account as may be prescribed। ठीक है, जैसे प्रिस्क्राइब की गई है, तो उसे सच प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन कर सकता है। ठीक है, रिलेटिंग टू इट्स अफेयर फॉर ईच ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस। ठीक है, ऑन कैश बेसिस पे, एक्यूरल बेसिस पे। तो वही लिखा है कि अपने एग्जिस्टेंस पे, कैश बेसिस पे भी, ठीक है, वो जो भी बेसिस को मतलब कि कंटिन्यू करता है, तो अपने कैश और एक्यूरल बेसिस पे वो कर सकता है। एंड अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, और अकाउंटिंग के डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग, and shall maintain the same at its registered office for such period as may be prescribed। ठीक है, और वो shall maintain कर सकता है सेम,
ठीक है, अपने रजिस्ट्रार्ड जो यानी कि रजिस्टर्ड ऑफिस में जो भी ये बुक्स ऑफ अकाउंट, अदर रिकॉर्ड्स और ऑडिट को ये मेंटेन कर सकता है, ठीक है, उस सच पीरियड के लिए जो भी प्रिस्क्राइब किया गया है। तो वही लिखा गया है, यानी कि बुक्स ऑफ अकाउंट, अदर रिकॉर्ड्स और ऑडिट के क्या है, इनको क्या करना, मेंटेन करना। तो एलएलपी को, ठीक है ना, इन्हीं सची जो बुक्स ऑफ अकाउंट है उन सभी को क्या करना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए, कैश बेसिस पे या फिर एक्यूरल बेसिस पे। सेकंड है, एवरी एलएलपी शैल विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर। तो आपको ये ध्यान रखो, उसको कहाँ मेंटेन करनी पड़ेगी वो बुक, सबसे पहले जहाँ पे उसका ऑफिस है, ये तो ऑब्वियसली बात है, जहाँ पे वो अपना वर्क कर रहा है वहीं पे उसे अपनी मेंटेन करनी चाहिए। मान लीजिए कोई भी मतलब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आता है, वो उनसे बुक्स मांगता है और वो कहते हैं कि नहीं हमारी यहाँ नहीं, हमारी और कहीं रखी हुई है, ठीक है, तो ये रीजन वैलिड नहीं होगा। क्यों वैलिड नहीं होगा? क्योंकि ये पहले से ही बताया गया है कि उसे अपनी, उनको एक रजिस्टर्ड जो ऑफिस है उस रजिस्टर्ड ऑफिस में ही उसे मेंटेन करनी चाहिए। तो एवरी एलएलपी, ठीक है, शेल विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, यानी कि हर फाइनेंशियल ईयर के एंड में, ठीक है, तो हर फाइनेंशियल ईयर के एंड में से यानी कि 6 months के अंदर, तो लिखा है विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months from the end of each financial year prepare a statement of account and solvency। अगर वो एक अकाउंट और सोल्वेंसी की स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं, लिखा है प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, तो प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी प्रिपेयर करते हैं उस फाइनेंशियल ईयर की, तो उस वो जो स्टेटमेंट होगी वो डेजिग्नेटेड पार्टनर से द्वारा साइन होनी चाहिए। यानी कि वो जो स्टेटमेंट है, कोई भी पार्टनर, ठीक है, उस स्टेटमेंट को अपने यानी कि किसी और बिहाफ पे नहीं कर सकता। वो जो अकाउंट की और जो सोल्वेंसी की जो स्टेटमेंट है वो एलएलपी के डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के द्वारा साइन की जाएगी। तो वही लिखा है सच स्टेटमेंट शैल बी साइन, तो वो जो सच स्टेटमेंट है वो एलएलपी के डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के द्वारा साइन की जाएगी। तो सच स्टेटमेंट शैल बी साइन बाय द डेजिग्नेटेड पार्टनर्स ऑफ द एलएलपी। सेकंड क्या लिखा है, एवरी एलएलपी शैल फाइल विद इन प्रिस्क्राइब टाइम, ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि हर एलएलपी अपने प्रिस्क्राइब टाइम में क्या फाइल करेगी, द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सोल्वेंसी, ठीक है, यानी कि एक अकाउंट और सोल्वेंसी की स्टेटमेंट को वो क्या करेगी, फाइल करेगी, ठीक है, विद द रजिस्ट्रार एवरी ईयर। तो यानी कि हर साल रजिस्ट्रार के पास, ठीक है, हर साल रजिस्ट्रार है वहां पर वो एक अकाउंट और सोल्वेंसी की स्टेटमेंट को फाइल करेगा। तो वही लिखा है हर एलएलपी अपने प्रिस्क्राइब टाइम में, ठीक है, क्या अकाउंट और सोल्वेंसी की स्टेटमेंट है, तो द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सोल्वेंसी जो प्रिपेयर्ड होगी उसको फाइल करनी पड़ेगी। ये ध्यान रखो कि एलएलपी का इसीलिए एक अलग से हमें मतलब गवर्नमेंट ने इसका प्रोसेस, किस तरीके की डीलिंग है, वर्किंग अलग से निकाली गई कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो सबसे स्टार्टिंग में तो देखो बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करना ही पड़ेगा। कहाँ मेंटेन करना पड़ेगा? जहाँ पे उसका जो ऑफिस रजिस्टर्ड है, इट मीन जहाँ पे उनका वर्किंग चल रही है। और जब फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाता है वो एक स्टेटमेंट आपको 6 महीने के अंदर उस फाइनेंशियल ईयर की स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी कि वो एलएलपी कहाँ पे वर्क कर रही है, क्या उसके अकाउंट है, कितने एक्सपेंस है, कितना प्रॉफिट हुआ, हर साल एक प्रॉपर फॉर्म में, मैनर में और फीस के साथ रजिस्ट्रार पर आपको फाइल करनी पड़ेगी। रजिस्ट्रार के पास आप जाओगे, ठीक है, वहां पर आपको उसी यानी कि 6 मंथ में ही वो फाइल करनी पड़ेगी, ठीक है। एंड और जो भी अकाउंट्स को प्रिपेयर करोगे वो रूल्स के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया जाएगा, रूल्स के बाकी उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर नहीं होगा। देखो ये जो थर्ड पॉइंट है आपका, ये जो थर्ड पॉइंट है कि हर एलएलपी को आपको यानी कि जो उसकी फाइल है वो आपको क्या करनी पड़ेगी, रजिस्ट्रार पे फाइल यानी कि आपको फाइल करनी पड़ेगी। क्या फाइल करनी पड़ेगी? स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी। क्लियर? यानी कि स्टेटमेंट ऑफ, कह रहे हैं कि अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी,
ठीक है, अकाउंट और सॉल्वेंसी की जो स्टेटमेंट है वो आपको रजिस्ट्रार के पास यानी कि प्रिस्क्राइब टाइम में फाइल करनी पड़ेगी फीस के साथ, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, द अकाउंट्स ऑफ एलएलपी शैल बी ऑडिटेड इन अकॉर्डेंस विद सच रूल्स। ठीक है, कि जो एलएलपी का जो अकाउंट है वो यानी कि जो एलएलपी का जो अकाउंट है वो ऐसे सच रूल्स के साथ चालू होगा, सच रूल्स के साथ वो अकॉर्डेंस में ऑडिट किया जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, प्रोवाइडेड दैट सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, में एग्जेम्प्ट एनी क्लास, की उनको देखो अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट कहती है ठीक है कि आपको अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में नोटिस डाल के गवर्नमेंट कहती है कि वो यानी कि इस सब सेक्शन से कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तो वो किसी भी क्लास और उसके एलएलपी की, मतलब कि एलएलपी के मान लो कि क्लास का मतलब क्या है कि जैसे कि कहते हैं कि ठीक है एलएलपी जिसका जो टर्नओवर है 50 लाख तक है, या कोई भी एलएलपी जिसका टर्नओवर 1 CR है, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं है, तो उनको ये रिक्वायरमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्योंकि देखो रजिस्ट्रार के पास भी आप जाओगे वहां पे, इसमें भी टाइम लगेगा, ठीक है, फीस लगेगी, वहां पे आपका ऑफिस वर्क ज्यादा है, ठीक है, उनका भी इंक्रीज होगा। तो कभी कभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो टाइम टू टाइम इस टाइप की नोटिफिकेशन भी दे देती है, ठीक है, तो वहां पे आपको रीड करना पड़ेगा कि वो किस टाइप से आपको नोटिस में देती है। अगर आप इस प्रोविजंस को नहीं करते हो तो ऑब्वियसली हर चीज का क्या है, जैसे पनिशमेंट होता है तो सभी का क्या होगा, पनिशमेंट भी होगा। इतनी लेट आ रहे हैं और सोच रहे कि मैम एंट्री दे देंगी, सोच कैसे सकते हैं। ठीक है, तो एनी एलएलपी शेल फेल्स टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन, कह रहे हैं कि इस सेक्शन के प्रोविजंस के साथ कोई भी एलएलपी अगर ऐसे करने के लिए क्या हो जाती है, फेल होती है, तो शेल बी पनिशेबल विद फाइन। ठीक है, वो उस फाइन के साथ क्या होंगी, पनिशेबल होगी। तो शेल बी पनिशेबल विद फाइन, वो जो फाइन है 25,000 रुपीज से, ठीक है, 5 लाख रुपीज तक होगा। तो वही लिखा है विद फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 25,000 रुपीज, जो कि 25,000 रुपीज से, ठीक है, 5 लाख रुपीज तक वो फाइन होगा। ठीक है, तो वही लिखा है एनी एलएलपी विच फेल्स टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन, तो शैल बी पनिशेबल विद फाइन, ठीक है, विच शैल नॉट बी लेस देन 25,000 रुपीज, जो कि 25,000 से 5 लाख तक होगा। एंड एवरी डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑफ सच एलएलपी शैल बी पनिशेबल, क्योंकि अगर वो ऐसा एक्ट नहीं करते हैं यानी एलएलपी को तो फाइन होगा ही होगा, और डेजिग्नेटेड पार्टनर, ताकि डेजिग्नेटेड पार्टनर्स इसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें कि उन्हें इस टाइप का एक्ट करना है। ये ध्यान रखो कि ताकि डेजिग्नेटेड पार्टनर अपनी जिम्मेदारी को समझें। ठीक है, तो लिखा है एंड एवरी डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑफ एलएलपी शैल बी पनिशेबल विद फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन, जो फाइन है वो 10,000 से 1 लाख तक होगा। ठीक है, तो हर डेजिग्नेटेड पार्टनर है एलएलपी का पनिशेबल होगा किस फाइन के साथ, यानी कि वो जो फाइन है 10,000 से 1 लाख के बीच तक का जो फाइन है तभी के। ठीक है, तो एलएलपी का हर डेजिग्नेटेड पार्टनर जो है पनिशेबल होगा 10,000 से 1 लाख तक के बीच के, तो उसे भी फाइन मिलेगा, लेकिन उसका फाइन कम है क्योंकि वो पार्टनर है, इंडिविजुअल है, उसका 10,000 से 1 लाख के बीच में, लेकिन ये भी ठीक है, अगर वो पार्टनर है तो उसको अपनी जेब से जाएगा, तो ऑब्वियसली वो ये इस कंसेप्ट को ध्यान रखेगा, इस पॉइंट्स को वो नोटिस में रखेगा, इसको मिसयूज नहीं करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं एनुअल रिटर्न के बारे में। तो अब है यानी कि देखो ये तो सिंपल सी बात है कि हर एलएलपी को एनुअल रिटर्न जो है उसकी फाइल करनी है। तो एवरी एलएलपी शैल फाइल एन एनुअल रिटर्न, ठीक है, ड्यूली ऑथेंटिकेटेड विद एन रजिस्ट्रार। तो जो भी रजिस्ट्रार के साथ ऑथेंटिकेटेड है उसको अपनी एक एनुअल रिपोर्ट है उसे फाइल करनी है विद इन 60 डेज ऑफ क्लोजर, ठीक है, अपने फाइनेंशियल ईयर के, ठीक है, बंद होने के क्लोजर के 60 डेज के अंदर। ठीक है, तो विद इन 60 days of closure of the financial year in such form and manner में, ठीक है, यानी कि उसको 60 दिन के अंदर तक हर एलएलपी को, ठीक है, हर एलएलपी को एक एनुअल जो रिटर्न है
वो फाइल करनी है रजिस्ट्रार के साथ 60 दिन तक, ठीक है, जो कि सच फीस के साथ। अब सेकंड है एनी LLP विच फेल्स टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन, ठीक है, अगर वो मान लीजिए एनुअल रिटर्न है, एनुअल रिटर्न कब तक करनी है, 60 डेज तक, ठीक है, एनुअल रिटर्न है वो कब तक करनी है, 60 डेज, और या जब तक कि जो फाइनेंशियल ईयर है वो एंड होता है, ठीक है। तो यानी कि उसे फाइल एनुअल रिटर्न तो फाइल करनी पड़ेगी, और वो जो एनुअल रिटर्न है जो फाइल की है वो भी रजिस्ट्रार को भी करनी है, ये भी ध्यान रखना। वो जो एनुअल रिटर्न है वो आप जो फाइल की है वो रजिस्ट्रार को भी करनी है फीस के साथ। तो सेकेंड, एनी LLP विच फेल्स टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन तो शैल बी पनिशेबल, तब उसे कितने का फाइन होगा, 25,000 रुपीज से 5 लाख रुपीज तक। तो एनी LLP विच फेल्स टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन, इस सेक्शन के प्रोविजंस के कंप्लाई करने से अगर वो फेल हो जाती है कोई भी LLP, शैल बी पनिशेबल विद फाइन, ठीक है, वो पनिशेबल होगा किस फाइन के साथ, वो जो फाइन है विच शैल नॉट बी लेस देन, वो फाइन यानी 25,000 रुपीज से 5 लाख रुपीज तक क्या होगा, कम नहीं होगा, ठीक है। तो एनी LLP विच फेल्स टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन shall be punishable with fine which shall not be less than 25,000 rupees but which may extend to 5 lakh rupees, जो कि 25,000 से, ठीक है, 5 लाख रुपीज तक होगा, ठीक है, उसका उससे कम नहीं होगा, 25,000 से कम नहीं होगा, 5 लाख से ज्यादा नहीं होगा फाइन जो भी लगेगा LLP को। इफ LLP contravene the provision of this section, अगर LLP इस सेक्शन के प्रोविजंस को क्या करती है, कंट्रावीन यानी अपोजिट जाती है, इसके प्रोविजंस को फॉलो नहीं करती, इसके प्रोविजंस के अपोजिट जाती है, उसे फॉलो करती है, तो डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑफ सच LLP शैल बी पनिशेबल, तो जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है LLP का पनिशेबल होगा विद फाइन। तो अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आपका जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है दोनों जगह, यानी कि यहाँ पर मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट में जहाँ पे आप रजिस्ट्रार के पास एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी को सबमिट करते हैं उस केस में भी, और एनुअल रिटर्न के केस में भी, अगर आप रजिस्ट्रार के पास सबमिट नहीं करते हैं, ठीक है, अगर आप रजिस्ट्रार के पास वो चीज सबमिट नहीं करते हैं तो द डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑफ सच LLP शैल बी पनिशेबल, वो यानी कि 10,000 से 1 लाख रुपीज तक क्या होगा, पनिशेबल होगा, ठीक है। तो यानी डेजिग्नेटेड पार्टनर्स को भी पनिशमेंट मिलेगी, LLP को भी तो मिलेगी, तो डेजिग्नेटेड जो पार्टनर्स हैं उन्हें भी पनिशमेंट मिलेगी, ध्यान रखना। अब है इंसेप्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स केप्ट बाय रजिस्ट्रार, ठीक है, जैसे जो भी रजिस्ट्रार के द्वारा डॉक्यूमेंट्स रखे गए हैं, यानी द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट है जब LLP स्टार्ट हुई थी, ठीक है, कोई भी पार्टनर्स का नेम का है या उसमें कोई चेंजेस हुआ है या स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी है या एनुअल रिटर्न है बाय ईच LLP विद द रजिस्ट्रार, ठीक है, shall be available for inspection by any person, तो वही लिखा है, अगर इंस्पेक्शन होता है मान लीजिए, ठीक है, तो इंस्पेक्शन होता है LLP पे, तो इसका मतलब इंस्पेक्टर कहता है कि मुझे ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, अब LLP कहती है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं, रजिस्ट्रार के पास है, तो क्योंकि ये सारे मतलब एक्चुअल में एक कॉपी तो उनके पास भी होगी, लेकिन कुछ भी चेंज की वो सही है या नहीं है, अगर वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं, ठीक है, आप उन पेमेंट करके कुछ ना कुछ पे करके फी पे करके क्या कर सकते हो, निकलवा सकते हो, तो वही लिखा है एनुअल रिटर्न फाइल्ड बाय ईच LLP विद द रजिस्ट्रार शैल बी अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन, जो कि इंस्पेक्शन के लिए क्या है, अवेलेबल है, तो जो कि इंस्पेक्शन के लिए अवेलेबल है बाय एनी पर्सन, ठीक है, किसी भी पर्सन के द्वारा इन सच मैनर एंड ऑन पेमेंट ऑफ सच फी एज मे बी प्रेस्क्राइब, ठीक है, और उस सच फी की पेमेंट में जो कि प्रेस्क्राइब्ड है,
वही लिखा है, द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट नेम्स ऑफ पार्टनर एंड चेंजेस, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी, एनुअल रिटर्न फाइल्ड बाय ईच एलएलपी विद द रजिस्ट्रार, जो एनुअल रिटर्न फाइल्ड किया गया हर एलएलपी के द्वारा रजिस्ट्रार के साथ, शैल बी अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन बाय एनी पर्सन, ठीक है, तो वो एक सच मैनर में किसी भी पर्सन के द्वारा इंस्पेक्शन के लिए अवेलेबल होगा, एंड ऑन पेमेंट ऑफ सच फी, ठीक है, जो भी प्रिस्क्राइब की गई है उस सच फी की पेमेंट तो करनी पड़ेगी, तभी अवेलेबल होगा। नेक्स्ट देखते हैं, पेनल्टी फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है, यानी कि गलत स्टेटमेंट के लिए, फॉल्स स्टेटमेंट के लिए कौन कौन सी पेनल्टी है। अगर फॉल्स स्टेटमेंट होती है तो इफ इन एनी रिटर्न स्टेटमेंट और अदर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय और फॉर द पर्पस ऑफ द एनी प्रोविजन, ठीक है, मान लीजिए आपने फॉल्स स्टेटमेंट दी है तो उस फॉल्स स्टेटमेंट की क्या पेनल्टी नहीं होगी, ऑब्वियसली उस फॉल्स स्टेटमेंट की पेनल्टी जो है आपकी होगी। लिखा है कि एनी पर्सन मेक्स अ स्टेटमेंट, कोई भी जो पर्सन है स्टेटमेंट करता है, मान लीजिए कोई भी पर्सन है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से, ठीक है, उस स्टेटमेंट को विच इज फॉल्स, जो कि मटेरियल पर्टिकुलर, ठीक है, कोई भी फैक्ट से वो क्या है, गलत है, और बी विच ओमिट्स एनी मटेरियल, या कोई भी जो मटेरियल फैक्ट है यानी कि जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है उसे क्या करता है, ओमिट करता है, ठीक है, तो शैल बी otherwise expressly provided in this act be punishable with imprisonment for a term, जो कि punishable होगा उस imprisonment के साथ जिसकी टर्म कितनी है, 2 साल से, और फाइन कब तक है, 5 लाख तक फाइन है, ठीक है, बट विच शैल नॉट बी लेस देन, यानी कि जो फाइन होगा, यानी कि 2 साल फाइन है, 5 लाख तक जा सकता है, लेकिन फाइन 1 लाख से कम नहीं होगा, ठीक है। हमने स्टडी किया है इतना, तो बहुत सिंपल है ये वाले पॉइंट्स कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार को सबमिट करने हैं, टाइम बताया हुआ है कि इस टाइम तक आपको, इस टाइम तक उसके जो पेपर्स होंगे वो आपको सबमिट करने पड़ेंगे, और अगर आप सबमिट नहीं करते तो क्या होंगे, आपके फाइन होंगे, और फाइन जो होंगे एनुअल ऑडिट के केस में और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी के केस में जो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं उनके साइन चाहिए होते हैं, तो इस चीज का मतलब क्या है कि वो एक ऑथोराइज्ड पर्सन है इन 2 मैटर्स में चेक करने के लिए कि ये जो 2 मैटर्स हैं ये आपका रजिस्ट्रार के पास सबमिट हुआ है या नहीं हुआ है, क्लियर, तो उस चीज के लिए है। अब नेक्स्ट है पावर ऑफ रजिस्ट्रार टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, कह रहे हैं इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करने के लिए रजिस्ट्रार की कौन कौन सी पावर है, ठीक है, तो ठीक है, वही है पावर ऑफ रजिस्ट्रार टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन। फर्स्ट, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन सच इंफॉर्मेशन, ठीक है, ऐसी इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करने के लिए एज द रजिस्ट्रार मे कंसिडर नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग आउट द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, ठीक है, कह रहे इन ऑर्डर टू, कह रहे कि ऐसी सच इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करने के लिए एज द रजिस्ट्रार में कंसिडर नेसेसरी, ठीक है, जो रजिस्ट्रार होता है वो नेसेसरी कंसिडर करता है फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग आउट द, कि इस एक्ट के प्रोविजंस को, इस एक्ट के प्रोविजंस को, ठीक है, कैरी आउट करने के पर्पस के लिए द रजिस्ट्रार में रिक्वायर, देखो ऑब्वियसली, यानी कि देखो अब वो है कि रजिस्ट्रार की पावर क्या है इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करने की, तो द रजिस्ट्रार में रिक्वायर एनी पर्सन इंक्लूडिंग एनी प्रेजेंट और फॉर्मर पार्टनर, तो रजिस्ट्रार रिक्वायर कर सकता है कोई भी पर्सन, ठीक है, एनी पर्सन इंक्लूडिंग कोई भी प्रेजेंट या फॉर्मर पार्टनर, डेजिग्नेटेड पार्टनर या एम्प्लॉय है एलएलपी का, टू आंसर एनी क्वेश्चन और मेक एनी डिक्लेरेशन और सप्लाई एनी डिटेल्स, ठीक है, कि वो किसी भी क्वेश्चंस को आंसर करे, ठीक है, कोई भी डिक्लेरेशन को दे, ठीक है, और कोई भी डिटेल सप्लाई करे, और पर्टिकुलर्स इन राइटिंग टू हिम,
ठीक है, कि जैसे मान लीजिए एलएलपी का है, कोई भी डेजिग्नेटेड ऑफिसर है, पार्टनर है, ठीक है, वो अगर जिसे इंफॉर्मेशन चाहिए वहां से उससे यानी कि कोई भी डिक्लेरेशन लिखवा सकता है कि कि मुझे इस रीजनेबल पीरियड तक की जो है इंफॉर्मेशन लेनी है, उसको डिक्लेरेशन में वो लिखवा सकता है। सप्लाई द डिटेल्स लिखवा सकता है ना, कि ये जो डिटेल्स है, अब जैसे क्या है, कोई भी मान लीजिए मिस्टर ए है, वो रजिस्ट्रार के पास जाते हैं, कहते हैं कि इस एलएलपी की मुझे इंफॉर्मेशन लेनी है। तो अब रजिस्ट्रार क्या करेगा, रजिस्ट्रार जो कोई भी उसका पार्टनर है, डेजिग्नेटेड पार्टनर है, एम्प्लॉय है, उन्हें कहेगा, उन्हें मेल लिखेगा, उन्हें कॉल करेगा, पूछेगा उनसे क्वेश्चन, और कहेगा कि अगर आप कहते हैं कि इस विद इन द रीजनेबल पीरियड तक की, कब से लेके कब तक की जो इंफॉर्मेशन है वो मुझे क्या करनी है, यानी कि ये सप्लाई कर दो, तो उसका आपको एक नोटिस भेजना पड़ेगा। तो एलएलपी से वहां से नोटिस आएगा, तो जो रजिस्ट्रार है वो उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा। तो रजिस्ट्रार से आप इस तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। और देखो, जब एक लॉ का केस होता है, जहाँ पे गवर्नमेंट का केस है, तो वहां पर तो ऑब्वियसली वो मना करेंगे ही नहीं। क्यों मना नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पर तो रेजिडेंट पार्टनर को एम्प्लॉय खुद जाता है, उनके साथ चलकर लिखता है, बताता है उन्हें, ठीक है। पर अगर कोई थर्ड पर्सन है इसके अलावा, तो उस थर्ड पर्सन को एलएलपी की इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं हो सकती। वो तभी हो सकती है जब वहां से कोई डिक्लेरेशन होगा या सप्लाई होगा कि वो आप कोई भी डिटेल्स या किसी भी डिटेल्स को डिक्लेयर कर सकते हो, सप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट क्या लिखा है, सेकेंड, इन केस एनी पर्सन रेफर टू इन सबसेक्शन 1 डज नॉट आंसर सच क्वेश्चन, ठीक है, अगर मान लीजिए कोई भी पर्सन है ऐसे क्वेश्चंस का आंसर नहीं करता है और मेक सच डिक्लेरेशन नहीं करता है रीजनेबल टाइम तक अंदर, या जो रजिस्ट्रार ने टाइम दिया है, तो when the registrar is not satisfied with the reply declaration or detail, और या फिर जो रजिस्ट्रार है क्या है, जैसे मान लीजिए रजिस्ट्रार है, ठीक है, वो मतलब क्योंकि जो सामने वाला है जो एलएलपी है, क्योंकि देखो ये केस में तभी होता है जब आपके पास इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर डिमांड कर रहा है, लेकिन एलएलपी है वो कि कुछ सुन नहीं रही है, कोई डिक्लेरेशन नहीं दे रहा है, या रजिस्ट्रार को ऐसा लगता है कि वो सेटिस्फाइड नहीं है जो भी रिप्लाई डिक्लेरेशन या डिटेल्स दी गई है उस पर्सन के द्वारा, तो रजिस्ट्रार शैल हैव पावर टू समन दैट पर्सन, ठीक है, टू अपीयर बिफोर हिम। ध्यान रखना, तो रजिस्ट्रार के पास ये पावर होती है कि ताकि वो बताए तो सही कि आखिर क्या रीजन है, ठीक है, उससे पूछ सके, उसे कोई अनिश नहीं कर रहा है, वो उसके पास इतनी पावर है कि वो उस पर्सन को अपने सामने खड़ा कर सकता है, ठीक है, उस पर्सन को सम्मन भेज सकता है कि आप उसके सामने आके खड़े होइए, और इंस्पेक्टर और ठीक है एनी पब्लिक ऑफिसर होम द ठीक है टू आंसर एनी क्वेश्चंस, किसी भी क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए, ठीक है। तो रजिस्ट्रार के पास इतनी पावर होती है कि वो कोई भी पब्लिक ऑफिसर्स को, ठीक है ना, किसी को भी, या पार्टनर्स हैं या कोई इंस्पेक्टर्स है, कि उसे सम्मन भेज सकता है उसके सामने खड़े होने का। अब मेन चीज क्या है कि मान लीजिए कि कभी वो सामने इसके एक्शन के बाद भी, लॉफुल एक्सक्यूज भी, ये सब कुछ करने के बाद भी, सम्मन देने के बाद भी कोई उसका रिप्लाई नहीं जाता है, तो वही लिखा है थर्ड एनी पर्सन हु विदाउट लॉफुल एक्सक्यूज, की कोई भी पर्सन लॉफुल एक्सक्यूज के बिना फेल्स टू कंप्लाई विद एनी सम्मन, ठीक है, और रिक्विजिशन ऑफ द रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार के रिक्विजिशन या सम्मन के साथ अगर वो कंप्लाई करने को फेल हो जाता है, तो शेल बी पनिशेबल विद फाइन। तो वो किस फाइन से पनिशेबल है, वो 2000 से 25,000 रुपीज तक के फाइन तक क्या है, पनिशेबल है, ठीक है। तो विच शैल नॉट बी लेस देन 2000 रुपीज, ठीक है, जो कि 2000 रुपए से 25,000 रुपए तक के फाइन तक क्या है, उसको फाइन हो सकता है। पहले बताओ, इतना क्लियर हुआ? यस यस मैम। मैम। ठीक है, थोड़ा सा बात रह गया, बाकी हम नेक्स्ट पे कवर करेंगे। आई होप एलएलपी ना ऑलमोस्ट हम कवर कर चुके हैं। कौन कौन से पॉइंट्स रह गए हैं, इनमें से सब कुछ तो नहीं करना, वाइंडिंग अप का पॉइंट है,
और ये कन्वर्जन हमें कौन कौन से कन्वर्जन के मेथड्स करने हैं ये एक बार मैं आपका देख के बताऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट टाइम ये देखेंगे क्योंकि हमने ऑलमोस्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो सब कुछ कवर किए हैं। इसमें जो सारा है वो आपको नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट में मैं आपको क्लास में डिस्कस कर दूंगी, बता दूंगी कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि आते हैं एग्जाम में और हमें कितना पेंडिंग है। बाकी आप भी चेक करना कि हमने क्या क्या कितना कवर कर दिया एलएलपी में और हमारा कितना पेंडिंग है। मैम हमारा ना मैथ का लिंक आ गया है, आप क्लास के लिए हाँ अटेंडेंस। हाँ मैं एंड कर दूँ क्या है, सॉरी पर अभी तो है मेरा टाइम, 1 मिनट बाकी है, बस मगर अभी मैम आंसर कर। उन्होंने लिंक भेज दिया है, 2 बजे का टाइम दिया था उन्होंने भी। 2 बजे का? पर दो दो बजे का नहीं, 2:30 का ही दिया था मैम। बाबू देखो, जो मेरे टाइम पर तो मैम नहीं ले सकती, अगर कुछ ऐसा है तो मैम से मैं डिस्कस कर लेती हूँ क्योंकि 2 बजे का टाइम फिर दोनों का इंक्लूड नहीं होगा, ऐसे तो प्रॉब्लम हो जाएंगी दोनों को। मैम वो उस दिन क्लास नहीं हो पाई थी ना, इसलिए बोला था शायद, जल्दी भेज दिया इसलिए। मैम जस्ट नो मैम 2:30 का 30 ही का ही दिया टाइम था। दिया था। हाँ नहीं दे 2:29 तो सकती हो ही ना। गए ना, 1 मिनट रह गया 30 में तो। हाँ हाँ चलो आप लोग ना चलो 1 मिनट, आज की क्लास के लिए इतना ही, तो ठीक है बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं। विद्या से अटेंडेंस बोल दो बस।